सो स्क्रीन विजिबल है आपको मेरी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. प्रेजेंटेशन मैंने जो प्रेजेंटेशन स्टार्ट किया वो आपको विजिबल है? Yes, sir. Yes, sir. ओके। सो सब्जेक्ट कोड हमारा जो है MER2C3 और सब्जेक्ट का नाम है इंजीनियरिंग ड्राइंग। ठीक है, मैं विजय कर्मा हूँ, आपका सब्जेक्ट टीचर इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए। हम लोगों का सिलेबस टोटल जो है 5 यूनिट्स में डिवाइडेड है। आर यू एबल टू सी दैट स्लाइड? यूनिट 1। हाँ, सर स्लाइड शो नहीं ऑन हुआ है, अगर आपने ऑन करा yes, मुझे Please. 1 मिनट। Now it is visible? Yes, sir. Yes. तो सिलेबस जो है हम लोगों का 5 यूनिट में डिवाइडेड है और जिसमें यूनिट 1 का जो कंटेंट है कि यूनिट 1 में क्या पढ़ना है हमें। तो यूनिट 1 में हमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन। किस चीज का इंट्रोडक्शन? इंट्रोडक्शन ऑफ जो सब्जेक्ट हम पढ़ने वाले हैं उसका इंट्रोडक्शन। द नीड ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग फॉर इंजीनियर्स। सिंस हमें इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ना है तो क्यों पढ़ना है, ठीक है, क्या जरूरत है। सो नीड, इसमें हम डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग। फिर जब हमने ये पढ़ लिया कि नीड क्यों है इंजीनियरिंग ड्राइंग्स इंजीनियर्स के लिए, तो फिर हम इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या होता है और उसके क्लासिफिकेशंस कौन कौन से, इस पे हम डिस्कस करेंगे। फिर इंजीनियरिंग ड्राइंग, सिंस इट इज ड्राइंग, है ना, एक जो है नॉर्मली यू आर अवेयर विद द वर्ड ड्राइंग, और आप लोगों ने जो है अभी तक कुछ ना कुछ ड्राइंग किया होगा, कुछ तो बनाया होगा, है ना। तो वो ड्राइंग और यहाँ पर इंजीनियरिंग ड्राइंग, दोनों में क्या डिफरेंस है, सो वही हमें डिस्कस करना है। तो जब हम वो ड्राइंग करना है, तो ड्राइंग करना है इट मींस कि वी नीड सम टूल्स, सम इंस्ट्रूमेंट्स जिससे हम ड्राइंग कर सकें। वो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं, कौन कौन से ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स होंगे और उन ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स के क्या क्या यूजेस होंगे, दैट वी विल डिस्कस। मोस्ट ऑफ द ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं उससे हम फेमिलियर हैं, बट अब इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए कुछ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं, तो वो अभी तक हमने उनको यूज नहीं किया है, उनका नाम नहीं सुना है, तो वो हम यहाँ पर हम उन इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करेंगे, उसके बारे में समझेंगे कैसे यूज करना है। देन इंडियन स्टैंडर्ड्स फॉर ड्राइंग। तो ड्राइंग जो हम करते हैं यहाँ पर, सिंस इंजीनियरिंग ड्राइंग है, सो द बेसिक पर्पस ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग इज कि whenever we want a physical object, है ना, हमें कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट चाहिए, ये फिजिकल ऑब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट है, उसको हमें मैन्युफैक्चर करना है, उसको फैब्रिकेट करना है, उसको प्रोड्यूस करना है उस ऑब्जेक्ट को। तो हम क्या करते हैं, वी रिप्रेजेंट द ऑब्जेक्ट ऑन अ ड्राइंग शीट, ऑन अ पेपर। किसी भी पेपर पर जो है हम एक लेआउट बना लेते हैं कि इस तरह का ऑब्जेक्ट हमें चाहिए, ठीक है, एंड देन वी गिव सम डायमेंशंस आल्सो। जैसे से फॉर एग्जांपल कि हमें मकान बनाना है, वी वांट टू बिल्ड अ रूम, एक रूम बनाना है, तो रूम बनाना है तो हम किसी को ऐसा बोलेंगे क्या, जस्ट वी से कि भैया एक रूम बनाना है, बना दो यार, इज इट लाइक दैट? नो, ठीक है ना। हमें क्या देना पड़ेगा कि वो जो रूम है, जो रूम हमें बनाना है, उस किस साइज का रूम बनाना है और उसकी ड्राइंग क्या होगी, उसमें विंडोज कितनी होंगी, डोर कितने होंगे, फ्लोर कितने होंगे, एटसेट्रा। ये सारी चीजें हम उसमें मेंशन करेंगे।
हम पेपर पे एक रिप्रेजेंट करके बताएंगे कि इस तरह से रूम होना चाहिए, सो दैट इज अवर ड्राइंग, बट उसमें डायमेंशंस आ जाते हैं। अदरवाइज वो ड्राइंग और जो हमने अभी स्केच किसी का हम बनाते हैं तो दोनों ड्राइंग में कोई डिफरेंस नहीं होगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग मीन्स ड्राइंग विथ डायमेंशंस। क्यों? क्योंकि हमें प्रोड्यूस करना है, कुछ मैन्युफैक्चर करना है। तो मैन्युफैक्चर करना है तो उसके लिए क्या है, देयर आर सम रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हमें फॉलो करना है। अपनी मर्जी से नहीं हम कुछ कर सकते, कुछ स्टैंडर्ड रूल्स होते हैं। तो वो रूल्स क्या है, वो स्टैंडर्ड्स क्या है? तो देयर आर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एंड देयर आर इंडियन स्टैंडर्ड्स। जो हमारी कंट्री स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स हैं, that standards are known as Indian standards. So Indian standards for drawing करने के लिए Indian standards क्या है? जैसे हमें उसमें एक ड्राइंग की यदि हम बात करें तो उस ड्राइंग में जो है we use different types of pencils. कोई भी ड्राइंग यदि आप देखे हो या कोई स्केच भी बनाते हो तो कोई लाइन डार्क होती है, कोई लाइन लाइट होती है, कोई बेस्ड लाइन होती है, कोई कंटिन्यूअस लाइन होती है। तो ये लाइन कब बनाना है, कब इसका यूज है ना? सर्कल जैसे हमने बनाया तो सर्कल पे हम सेंटर पॉइंट और सेंटर लाइन शो करते हैं, लेकिन सेंटर सर्कल की जो लाइन है और सेंटर लाइन जो है वो दोनों लाइन सेम नहीं होती है, दोनों में डिफरेंस होता है। सो इसे स्टैंडर्ड्स ड्राइंग करने के लिए तो ये स्टैंडर्ड्स क्या हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, कुछ ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस करना होते हैं, जैसे हाउ टू ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू अ गिवन लाइन। एक लाइन बनी हुई, उसके पैरेलल लाइन हम कैसे बनाएंगे, परपेंडिकुलर लाइन कैसे बनाएंगे, और एक सर्कल कैसे बनाएंगे, सर्कल को टेंजेंशियल लाइन कैसे बनाएंगे, दो सर्कल को टेंजेंशियल लाइन कैसे बनाएंगे हम, एंगल है, एंगल को बाइसेक्ट कैसे करेंगे, ट्राइसेक्ट कैसे करेंगे, और कुछ शेप्स होते हैं जो कि जैसे स्क्वायर शेप हो गया, रेक्टेंगल शेप हो गया, पेंटागन हो गया, हेक्सागन हो गया, ऑक्टागन हो गया, हेप्टागन हो गया। इस तरह से जो बेसिक शेप्स हैं, तो ये शेप्स को कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, इन शेप्स को बनाने के लिए हमारे पास में कुछ मेथड्स भी हैं जो हम यूज करते हैं। इन सर्कल या सर्कमस्क्राइब करना है, किस तरह से हमें वो बनाना है। तो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस बेसिक चीजें हमें ये पता होना चाहिए कि एक लाइन को हाउ टू डिवाइड अ लाइन इनटू नंबर ऑफ इक्वल सेगमेंट्स। कि हमारी एक लाइन है 100 सेंटीमीटर लॉन्ग बना दी हमने ड्राइंग, उसको डिवाइड करना है 15 नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स में या 20 नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स में, तो हम उसको कैसे करेंगे? ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन में हमें ये सीखना है। पैरेलल लाइन कैसे बनाना है किसी गिवन लाइन के, परपेंडिकुलर लाइन कैसे बनाना है, टेंजेंशियल लाइन कैसे बनाना है, आर्क कैसे ड्रॉ करना है, और आर्क को कैसे डिवाइड करना है, एंगल को कैसे डिवाइड करना है, एटसेट्रा। ठीक है, दैट इज ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस। देन कन्वेंशंस, तो ये हमने स्टैंडर्ड्स की जब बात की तो स्टैंडर्ड्स में कुछ कन्वेंशंस भी हैं, लाइंस के कन्वेंशंस हैं, मटेरियल्स जो हम यूज करते हैं उसको कन्वेंशनली हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये मटेरियल स्टील है तो दैट स्टील इज रिप्रेजेंटेड बाय सम कन्वेंशन, लिक्विड इज रिप्रेजेंटेड बाय सम कन्वेंशन। ठीक है, एल्यूमिनियम इज रिप्रेजेंटेड बाय सम कन्वेंशन, ग्लास मटेरियल इज रिप्रेजेंटेड बाय सम मटेरियल सम कन्वेंशन, कि यहाँ पे ग्लास मटेरियल है, यहाँ पे ग्लास लगाना है तो उसका कन्वेंशन हम ड्राइंग में शो करते हैं। एंड कॉमन फीचर्स के कन्वेंशंस, जो कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं जैसे नट हो गया, बोल्ट हो गया, स्क्रू हो गया, इस तरह से जो स्प्रिंग्स हैं, वॉशर्स हैं, तो ये कॉमन एलिमेंट्स है, कॉमन फीचर्स हैं, इनको हम कहते हैं। तो इनको रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करेंगे, क्या कन्वेंशंस है? वी रिप्रेजेंट दिस विद सम कन्वेंशंस। देन वेरियस मशीन पार्ट्स के कन्वेंशंस, जैसे रिवेटेड जॉइंट, वेल्डेड जॉइंट। नॉर्मली हम वी आर फेमिलियर विद दिस वेल्डेड जॉइंट्स और रिवेटेड जॉइंट्स, हमने देखे होंगे हमारे घर में कोई स्ट्रक्चर आता है तो दैट स्ट्रक्चर इज कंसिस्ट ऑफ दिस वेरियस मशीन पार्ट्स, वो जॉइंट कैसे हुआ है। ठीक है, रिवेटेड जॉइंट्स, हमारे कई यूटेंसिल्स हैं जिसमें रिवेट्स लगे होते हैं,
और इन ऑटोमोबाइल्स की जो हमारी नंबर प्लेट जो होती थी पहले, तो दैट नंबर प्लेट इज अटैच्ड विथ जो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट जिसको हम कहते हैं, हम आरटीओ से लेके और उसको प्लेट लगवाते हैं, सो दैट वाज रिवेटेड अर्लियर, उसको रिवेटिंग करके फिक्स कर दिया जाता था। और अभी उसको जो है वो नट्स एंड बोल्ट्स से उसको टाइट करते हैं, बट अर्लियर उसमें रिवेटेड जॉइंट जो है वो हम यूज करते थे। तो इस तरह से कौन से सिंपल मशीन पार्ट्स क्या क्या है। फिर टेक्निकल लेटर्स को लिखना, ठीक है, मतलब जो शीट पर हम लिखेंगे, जो भी नोट्स हम बनाएंगे, है ना, कि शीट का नाम क्या है, क्या ऑब्जेक्ट बनाया है हमने, एटसेट्रा, जो भी लेटर्स लिखना है या नंबर्स लिखना है शीट में, तो उस लेटर्स और नंबर लिखने के लिए देयर इज अ स्टैंडर्ड, कि वो आपको वो स्टैंडर्ड्स हमें फॉलो करना है। तो वो कौन कौन से स्टैंडर्ड्स हैं। ड्राइंग शीट के लेआउट डिफर करते हैं अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द शीट आल्सो, कि जो शीट ड्राइंग शीट है उसका साइज भी अलग अलग होता है, और तो उसका लेआउट क्या रखेगा ड्राइंग शीट पे। डायमेंशंस हम ऑब्जेक्ट को देते हैं यहाँ पर, तो वो डायमेंशंस जो है किस तरह से डायमेंशनिंग करना है हमें, वो सारी चीजें हमें इस यूनिट 1 के इस पार्ट में पढ़ना है। देन ये जितना अभी तक है, ये दिस इज बेसिकली द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग, ठीक है। फिर इस यूनिट में आगे और थोड़ा सा इससे आगे है, तो इंजीनियरिंग स्केल्स और इंजीनियरिंग कर्व्स, ये दो हैं। फर्स्ट वाला हो गया हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट, सेकंड इंजीनियरिंग स्केल्स, थर्ड इंजीनियरिंग कर्व्स, ये यूनिट 1 के पार्ट है। तो इंजीनियरिंग स्केल्स मतलब क्या क्या होते हैं इंजीनियरिंग स्केल्स, कितने तरह के होते हैं और क्या यूज है उनका इंजीनियरिंग स्केल्स का। तो एक सिंपल सा जो है, आई विल गिव एन एग्जांपल जिससे हमें थोड़ा सा समझ में भी आ जाएगा कि क्या है। अब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ, पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा है सभी ने? Yes, sir. Yes, क्या sir. क्या कहता है लॉ? Two opposite sides are equal और sides पर 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। अच्छा, और Two diagonals are equal. डायगोनल्स आर इक्वल, ठीक है। हाँ, और वन मोर थिंग कि जो है आपने यू हैव सॉल्व्ड सम प्रॉब्लम्स, ग्राफिकल सॉल्यूशन किया है किसी प्रॉब्लम का? Yes, sir. से कि देयर आर नंबर ऑफ फोर्सेस व्हिच आर एक्टिंग, ठीक है ना। सो द कन्वेंशनल सॉल्यूशन इज, एनालिटिकली जो हम करते हैं कि वी रिजॉल्व द फोर्सेस इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड इन वर्टिकल डायरेक्शन, फिर उनका समेशन करते हैं, देन विल फाइंड आउट द रिजल्टेंट फोर्स। कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट थे उनको सम किया, उसका स्क्वायर किया, जो वर्टिकल डायरेक्शन में थे उनको सम किया, उनका स्क्वायर किया, और फिर उसका स्क्वायर रूट ले लिया, तो वहां से हमें रिजल्टेंट मिल जाता है। तो देयर इज अनदर सॉल्यूशन मेथड, दैट इज अ ग्राफिकल सॉल्यूशन। ग्राफिकल सॉल्यूशन हम ग्राफिकल मेथड उसको करते हैं। सो उसको कैसे करते हैं? एक इन फोर्सेस को हम क्या करते हैं कि शीट में, ड्राइंग शीट में हम वेक्टर्स ड्रॉ करके इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं। जो वेक्टर की लेंथ होती है दैट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, और उस वेक्टर की डायरेक्शन वो रिप्रेजेंट करती है कि फोर्स की डायरेक्शन क्या है। तो इस तरह से हम एक पॉलीगन कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो पॉलीगन कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, उस पॉलीगन की जो क्लोजिंग साइड है, वो क्लोजिंग साइड हमें जो है उसका रिजल्टेंट फोर्स का वो बता देती है। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर बता देती है। हाँ, बता दें, ठीक है। तो नाउ फोर्स यूनिट इज न्यूटन, ठीक है, बट ऑन पेपर जिसपे हमने वेक्टर बनाया है, उस वेक्टर की यूनिट जो हम ड्रॉ कर रहे हैं वो क्या होती है?
So the dimensions of the scale. Dimensions of the scale, that is in linear measurement. That could be meters, Centimeter. centimeter, that could be mm. ठीक है? Now a force unit which is in Newton or kgf, that is represented on a unit of linear measurement. बात समझ में? फोर्स की यूनिट है, लेकिन उसको हम यहां कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? लेंथ की यूनिट में. तो क्या करते हैं हम दोनों के बीच में एक रिलेशन सेट करते हैं. Yes, sir. कि on a sheet of paper, say 1 centimeter length of line represent 10 Newton of force or 1 Newton of force. ठीक है? तो ये जो फैक्टर हमने लिया कि 1 centimeter line on a drawing sheet represent 1 Newton or 10 Newton of force. तो ये जो फैक्टर लिया ना, that factor is known as scales, and that is the engineering scales. ठीक है? उसको हम कहते हैं इंजीनियरिंग स्केल्स. तो वही कितने तरह की होती है? वन इज इंजीनियर्स स्केल, जो अभी हमने बात की कि 1 सेंटीमीटर लाइन 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 न्यूटन. इस तरह से हमने बनाया, तो दैट इज द इंजीनियर्स स्केल. नाउ द अनदर स्केल इज ग्राफिकल स्केल. इसी का ग्राफिकल फॉर्म किस तरह से कि ऑन अ पेपर हमने क्या किया, व्हाट वी हैव डन, कि हमने पेपर पर सिर्फ एक लाइन ड्रॉ की है, ये ऑफ एनी लेंथ, है ना, यहां से लेके यहां तक की, और इसको हमने कहा कि दिस लाइन रिप्रेजेंट 1 न्यूटन फोर्स. ठीक है? कि दिस लाइन रिप्रेजेंट अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन. सिर्फ ड्राइंग शीट पे बना ली हमने एनी लेंथ, आर्बिट्ररी लेंथ. ठीक है? तो ये क्या हो गया? दिस इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. अब हम जो भी मेजरमेंट लेंगे, से 10 न्यूटन का फोर्स है, तो हम क्या करेंगे, यहां से लेके यहां तक इसको मेजर करेंगे, दैट विल गिव अस 1 न्यूटन फोर्स. ऐसा हम कितनी बार कर लेंगे? 10 टाइम्स. तो यहां से स्टार्ट करेंगे, ये टुकड़ा ऐड किया, फिर यहां से फिर ऐड किया, फिर यहां से ऐड किया, फिर यहां से ऐड किया, उतनी लेंथ के सेक्शंस, इतनी लेंथ के सेक्शंस हम लेके कितनी बार लेंगे? 10 न्यूटन है तो 10 टाइम्स. तब ये यहां से लेके 0 से लेके a तक का एक वेक्टर बन जाएगा जो रिप्रेजेंट करेगा 10 न्यूटन के फोर्स को. तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको, तो हम कहते हैं इसको ग्राफिकल स्केल. एग्जांपल इन मैप. आपने मैप देखा है कभी? हैव यू सीन एनी मैप? Yes, sir. मैप में आपने गौर किया है कि ऑन द राइट कॉर्नर और लेफ्ट कॉर्नर, अपर मोस्ट या बॉटम मोस्ट, एक लाइन ड्रॉ की हुई रहती है, जिसमें लेफ्ट साइड में लिखा रहता है 0 और राइट साइड में लिखा रहता है सम माइल्स और सम किलोमीटर. ठीक है? सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ ए स्केल, दैट इज अ ग्राफिकल स्केल. वो जब हम इंजीनियरिंग स्केल्स डिटेल में पढ़ेंगे तो इंजीनियर्स स्केल और ग्राफिकल स्केल में क्या डिफरेंस है. सो अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ मेजरमेंट, कि जो ये स्केल है इसका मेजरमेंट हमें किस तरह से लेना है, तो वैसे ये प्लेन स्केल होती है और डायगोनल कंपैरेटिव स्केल, वर्नियर स्केल एंड स्केल ऑफ कॉर्ड्स. सो प्लेन स्केल मींस कि प्लेन स्केल से जो रीडिंग्स है वो हमें मिलेगी डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट तक. Means we can accurately measure a dimension of 10.1 or we can represent a dimension of 10.1 with the help of plane scale. हमारी जो हमारे पास में जो स्केल नाम की डिवाइस है, जिसमें आप एक तरफ सेंटीमीटर में होता है और दूसरी तरफ इंच में बना हुआ होता है, दैट इज ये जो स्केल है हमारा इस तरह का. ठीक है ना? सो इस स्केल में क्या है, ये इंच की यूनिट है ऊपर और यहाँ पर नीचे सेंटीमीटर्स और mm की यूनिट है. तो इस स्केल से हम कितना मेजर कर सकते हैं? डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट एक्यूरेटली. ठीक है? 10.12, तो वी कैन इजीली मार्क 10.1, और 2 के लिए फिर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन देखते हैं कि 1 से थोड़ा ज्यादा ले लो, बट दैट इज अप्रोक्सीमेशन.
सो दैट गिव्स 10.1, तो प्लेन स्केल हम यूज करते हैं। डायगोनल स्केल और वर्नियर स्केल जो है ये हमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक का रिप्रेजेंटेशन मिलता है, ठीक है, डेसिमल के बाद में 2 डिजिट तक का। जैसे आपने स्कूल में फिजिक्स में एक एक्सपेरिमेंट किया था, हाउ टू रीड स्क्रू वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर का आपने प्रैक्टिकल किया होगा, जिसमें आप, Yes, sir. ठीक है, सो दैट Yes, देयर इज अ फिक्स्ड स्केल एंड देयर इज अ मूविंग स्केल। मूविंग पार्ट को हम वर्नियर स्केल कहते थे, तो उसमें से 2 डिजिट तक हम डेसिमल के बाद मेजर कर लेते हैं। सो कंपैरेटिव स्केल मे बी प्लेन स्केल, मे बी डायगोनल और मे बी वर्नियर स्केल। डायगोनल स्केल और वर्नियर स्केल हम डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक के एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं। कंपैरेटिव स्केल 2 यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट को कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और स्केल ऑफ कॉर्ड्स इज अ एंगुलर मेजरमेंट डिवाइस। ये एंगुलर मेजरमेंट के लिए हम इसको यूज करते हैं। ये लीनियर मेजरमेंट के लिए है और ये एंगुलर मेजरमेंट के लिए हम यूज करते हैं इनको, ठीक है। सो ये इंजीनियरिंग स्केल्स की और डिटेल कितनी होती है, क्या टाइप की होती है, कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, कैसे हम मेजरमेंट करते हैं, ये हम जब ये पढ़ेंगे तब उसमें और ज्यादा डिस्कस करेंगे। फिर इंजीनियरिंग कर्व्स हैं, इंजीनियरिंग कर्व्स, क्योंकि एक ड्राइंग की यदि हम बात करें तो ड्राइंग इज व्हाट, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ लाइंस एंड कर्व्स, ठीक है। किसी भी ड्राइंग में आप देखें तो यू हैव लाइंस एंड यू हैव कर्व्स, ठीक है। कर्व लाइन होती है, एक स्ट्रेट लाइन होती है, दोनों का कॉम्बिनेशन से आप कोई भी ड्राइंग जो है वो बनाते हैं। तो इंजीनियरिंग कर्व्स कौन कौन से हैं, मींस द कर्व्स which are related with the engineering objects, ठीक है, means curves which are related with the engineering objects जिसको हम यूज करते हैं। तो उसमें हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली जो कर्व्स हैं, सारे जो भी कर्व्स हम डिफाइन करते हैं, so that curves are the locus of a point or a line or both। किसी पॉइंट का लोकस है या किसी लाइन का लोकस है, या इस तरह से कहें कि इट इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट हैविंग सम रिलेशन विद अनदर मूविंग पॉइंट और अनदर फिक्स्ड पॉइंट और अनदर लाइन, ठीक है। कि कोई लाइन है या कोई फिक्स्ड पॉइंट है या कोई मूविंग पॉइंट है, उसके रिलेटिव कोई एक पॉइंट है जो स्पेस में मूव कर रहा है, तो वो उसकी स्पेस की लोकेशंस अलग अलग, एक पर्टिकुलर इंस्टेंस से हम स्टार्ट करें और एक एंड करें, तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट में, उस टाइम ड्यूरेशन में उसका पाथ क्या रहा मूवमेंट का, उसको हम प्लॉट करते हैं। सो दैट वी कॉल इंजीनियरिंग कर्व्स। अलग अलग कर्व्स हमें जनरेट मिलते हैं डिपेंडिंग अपॉन द रिलेशन ऑफ मूविंग पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड पॉइंट और अनदर मूविंग पॉइंट और अ फिक्स्ड लाइन और अ मूविंग लाइन, व्हाटएवर इट मे बी। सो लोकस एज अ सर्कल होता है, वो पाथ जो है, दैट पाथ कुड बी अ सर्कल, इट कुड बी अ स्ट्रेट लाइन एंड द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स एंड द कोनिक सेक्शंस, ठीक है। कोनिक सेक्शन कर्व्स, आई थिंक यू आर फेमिलियर विद दिस कोनिक सेक्शन कर्व्स, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, सर्कल, ये स्ट्रेट लाइन, इनसे आप फेमिलियर है बिकॉज you represented these curves mathematically, so you know the mathematical representation of these curves, ठीक है ना। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आपने पढ़ा है, कर्व की इक्वेशन, सर्कल की इक्वेशन आपने पढ़ी, एलिप्स की भी पढ़ी है, पैराबोला भी पढ़ा है, हाइपरबोला भी पढ़ा है आपने। और इन कर्व्स पर हम टेंजेंट और नॉर्मल की भी बात हमने पढ़ा है कि एक लाइन से हम टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं किसी दूसरे कर्व को, दैट यू रिप्रेजेंटेड इट मैथमेटिकली। So mathematical concept आपके पास में है, but how to convert that mathematical representation into this graphical way, graphically कैसे हम उसको convert करेंगे, तो how will we draw an ellipse, how will we draw a parabola, circle कैसे बनाएंगे, ellipse कैसे बनाएंगे, हाइपरबोला कैसे बनाएंगे, और क्या होता है ये सब चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। Then another type of curve is cycloidal curves.
साइक्लॉइडल कर्व्स, तो साइक्लॉइडल कर्व्स क्या होते हैं, एपिसाइक्लॉइड क्या होते हैं, हाइपोसाइक्लॉइड्स क्या होते हैं. देन वी विल स्टडी द इन्वॉल्यूट कर्व्स. इन्वॉल्यूट कर्व्स क्या होते हैं, सर्कल का इन्वॉल्यूट क्या होता है, पॉलीगन्स का इन्वॉल्यूट क्या होता है, स्पाइरल कर्व्स जिसमें आर्किमिडियन स्पाइरल, लॉगरिथमिक स्पाइरल और इक्विएंगुलर स्पाइरल, एंड देन नॉर्मल एंड टेंजेंट टू दिस कर्व्स. ये हमें पढ़ना है. सो कर्व्स क्यों, क्योंकि हर ड्राइंग में देयर इज यूज ऑफ कर्व्स. एनी ऑब्जेक्ट, आप कोई बिल्डिंग ले लो आपकी, उस बिल्डिंग में भी जो है वो कर्व शेप होगा. पुराने मॉन्यूमेंट्स ले लो, किले जो बने हुए हैं उनके उसमें देख लो, आप ब्रिज देख लो, ब्रिज में आर्चेस हैं, ठीक है, आपके घर में भी आर्च बना हुआ है. सो दैट इज टाइप ऑफ कर्व. तो वो कर्व हमें कैसे ड्राइंग पर रिप्रेजेंट करना है, वो कर्व कैसे बनाना है, क्या इंफॉर्मेशन लगेगी, वो सब चीजें हम इस इंजीनियरिंग कर्व्स में पढ़ेंगे. सो दिस इज द कंटेंट ऑफ यूनिट 1. यूनिट 1 का कंटेंट. यूनिट 2 मतलब इसके बाद से, आफ्टर यूनिट 1 जितना भी कंटेंट है, यूनिट 2 का हो, यूनिट 3 का हो, यूनिट 4 का हो या यूनिट 5 का हो, दैट इज रिलेटेड विद द प्रोजेक्शंस. वो प्रोजेक्शन से रिलेटेड है. प्रोजेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. द ऑब्जेक्ट में बी a point object, the object may be a line object, the object may be a plane object, the object may be a 3-dimensional object. So that is related with the projections. So projection methods कितने तरह की है. So unit 2 जो है वो आपकी projection of points and straight lines and projection of planes से related है. And unit 3 that is related with the orthographic projections. So प्रोजेक्शंस कितने तरह के होते हैं, क्या होते हैं प्रोजेक्शंस. तो सिंपल सा है कि एक्सरे इज व्हाट. एक्सरे में कुछ हमें मिलता है, कुछ इमेज मिलती है. कब मिलती है, कि हम रेज ऑफ लाइट को पास करते हैं किसी ऑब्जेक्ट से, तो उस ऑब्जेक्ट की इमेज कहीं पर बनती है. ठीक है. प्रोजेक्शन मींस एन इमेज व्हिच इज फॉर्म्ड ऑन अ मीडियम. किसी मीडियम पर बन रही है एक इमेज किसी ऑब्जेक्ट की. तो प्रोजेक्शंस क्रिएट करने के लिए व्हाट आर द रिक्वायरमेंट. 1 ऑब्जेक्ट, देन सेकंड सोर्स ऑफ लाइट या रेज, एंड थर्ड वन इज द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन की उस ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बनाना है. तो दैट इमेज मे बी ऑन पेपर पे बनाओ या मॉनिटर पे आपके बन रही है, या अभी जो आपको स्क्रीन पे जो दिख रहा है दैट इज अ प्रोजेक्टेड. एक ऑब्जेक्ट आपको प्रोजेक्ट किया है. ठीक है. सो किसी पत्थर पे हमने उसको प्रोजेक्ट किया, या सिनेमा में हम देखते हैं देयर इज अ प्रोजेक्टर. पीछे की तरफ प्रोजेक्टर होता है, सामने की तरफ जो एक स्क्रीन होती है जिसपे प्रोजेक्शन होता है, फिर हमें जो है वो इमेज नजर आती है. ठीक है. सो वो प्रोजेक्शंस कितने तरह के होते हैं. सो देयर इज ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन इज वन वे, देन देयर इज आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन इज देयर, and oblique projection is there, and the perspective projection is there. Orthographic, isometric, oblique and perspective projection. So हम लोग मैकेनिकल इंजीनियर्स जो है ऑर्थोग्राफिक, आइसोमेट्रिक एंड ऑब्लिक प्रोजेक्शंस यूज करते हैं. दैट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन मेनली यूज होता है सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स में. सिविल इंजीनियरिंग में आप देखिएगा कि आप गौर करेंगे कि कोई नई टाउनशिप बन रही है या कुछ बनी, तो देयर इज अ एरियल व्यू जिसको कहते हैं ना, एरियल व्यू हमें दिखाते हैं, तो जिसमें हमें 3-डायमेंशनल व्यू नजर आता है. सो दैट इज अ पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन. एक बर्ड्स आई व्यू भी कहते हैं, जैसे हमारी आंख देखती है जो. सो दैट आवर आईज सीज अ पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन मिलता है. ठीक है. सो ये सारे प्रोजेक्शंस जो है ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है. ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस में हम 3-डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स को 2-डायमेंशनल व्यूज से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. 3-डायमेंशनल ऑब्जेक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय 2-डायमेंशनल व्यूज. उसके अलग अलग व्यूज कि भैया आगे से ऐसा दिखेगा, फ्रंट से ये व्यू है, बैक से ये व्यू है, राइट से ये व्यू है, एंड देन हमें उसको एनालाइज करना है, तो व्यूज को कंबाइन करके हमें ऑब्जेक्ट को देखना पड़ता है. आइसोमेट्रिक व्यू is a 3-dimensional representation on a 2D space. कि हमारा जो पेपर है that is a 2-dimensional space.
उस 2 डायमेंशनल स्पेस में हम 3 डायमेंशनली ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं विथ सम कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, मतलब वो अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स है, उससे हम उसको जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं. Similarly, oblique projection is there and perspective projection is there. ये भी हम 3 dimensionally representation है on 2D space, but the way is different than the isometric. Isometric means all 3 axes, all 3 dimensions of an object are visible and are of same length. ऐसा रहता है. Then practice of computer aided drawings using AutoCAD. ठीक है, practice of computer aided drawings using AutoCAD. So ये जो हम जो भी पढ़ेंगे इसमें इंजीनियरिंग स्केल्स बनाएंगे या इंजीनियरिंग कर्व्स हम ड्रॉ करेंगे या ये प्लेन का प्रॉब्लम सॉल्व करना या पॉइंट्स का प्रॉब्लम सॉल्व करना है. सो वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स ऑन ड्राइंग शीट. ये सारे हम ड्राइंग शीट पर करते हैं, ठीक है. सो नाउ there is a software which is used to draw the drawings के लिए हमारे पास में सॉफ्टवेयर भी है, different softwares है available. So one such is the AutoCAD सॉफ्टवेयर भी है, ऐसे ही सॉफ्टवेयर. तो हम कन्वेंशनली दोनों तरीके सीखेंगे, ड्राइंग पेपर पर कैसे ड्राइंग बनाना और सॉफ्टवेयर में कैसे बनाना. सो AutoCAD का एक इंट्रोडक्शन जो है वो हम इसका इंस्टॉलेशन और उसका इंस्ट्रक्शन मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हमें करना है उसका यूज. इट्स सिंपल, ठीक है. सो दिस इज द पार्ट ऑफ यूनिट 2 एंड यूनिट 3. यूनिट 4 अगेन it is related with the projections, but here the projection is projection of solids, that is a 3-dimensional objects, 3-dimensional object of projection. Then section of solids and development of surfaces. Nilesh, मेरा शेयर नहीं करना आपको स्क्रीन. So section of solids and development of surfaces means since an object, एक machine, any machine, it consists of number of elements, ठीक है. So जो elements हैं, that is a solid, और तो elements join हुए हैं. तो दो एलिमेंट को जब हम जोड़ रहे हैं, दिस इज एलिमेंट 1 एंड दिस इज एलिमेंट 2, तो ये दोनों यहाँ पर ज्वाइंट हो रहे हैं. तो यहाँ पे सेक्शन के साथ ज्वाइन करना है. या व्हेन एक पाइप यहाँ से पास हो रहा है, दूसरा पाइप इधर से जा रहा है, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो वहां का सेक्शन क्या है, कैसे हमें उसको रिप्रेजेंट करना है. सो दैट इज द सेक्शन ऑफ सॉलिड्स. एंड डेवलपमेंट ऑफ सरफेसेस मींस कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक किसी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए हमें कितनी सरफेसेस लगेंगी और उसको हमें कैसे ज्वाइन करना है. द बेसिक एग्जांपल इज, बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं हमेशा देता हूं. जो हमने किया अभी डेवलपमेंट प्रोसेस, दैट इज या तो हमने किया होगा या हमारे पेरेंट्स ने किया होगा. बुक्स और नोटबुक पे कवर, ठीक है, बुक और नोटबुक पे हमने कवर चढ़ाया है. सो वो जो कवर हमने लगाया है, तो वी आर गोन थ्रू द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट. या कोई गिफ्ट पैक किया है, तो वी हैव गॉन थ्रू द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सरफेसेस. सो दैट इज कि डेवलपमेंट में क्या होता है बेसिकली, इसको हम कहें तो इसको ये, इसका मतलब ये है कि जब हम एक ऑब्जेक्ट को ओपन करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को ओपन किया और हमने एक सरफेस पे उसको ले डाउन किया, तो जो प्रोफाइल ऑब्टेन हुआ ना, उसको हम कहते हैं कि दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ सरफेसेस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. ठीक है. सेकंड एग्जांपल,
मेहंदी का कोन, ठीक है ना। नॉर्मली गर्ल्स लोगों ने जो है वो बनाया होगा कि मेहंदी का कोन बनाने के लिए क्या करते हैं, उस मेहंदी के कोन को आप ओपन करते हो तो आपको क्या मिलता है, अ सेक्टर ऑफ अ कोन मिलता है, लेकिन जिसको फोल्ड करते हैं तो कोन बन जाता है। सो दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ सरफेस। कोन को जब ओपन करोगे तो कैसा दिखेगा, ठीक है। देन यूनिट 5th जो है उसमें कुछ मशीन पार्ट्स के बारे में हम बात करेंगे कि नट्स क्या होते हैं, बोल्ट्स क्या होते हैं, कीज क्या होता है, कॉटर्स क्या होता है, पिन्स क्या होते हैं, स्क्रूज क्या होते हैं, थ्रेड क्या होते हैं, रिवेटेड जॉइंट क्या होते हैं, वेल्डेड जॉइंट क्या होते हैं, और इनकी असेंबली कैसे करते हैं, नट और बोल्ट को कैसे असेंबल करते हैं, सिंपल सी प्रोसेस। और इंटरपेनिट्रेशन ऑफ सॉलिड्स, कि जब एक सॉलिड दूसरे सॉलिड के साथ में इंटरपेनिट्रेट करेगा तो वहां का सेक्शन क्या होगा, वहां का शेप क्या होगा। दो सिलेंडर आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या सेक्शन बनाएंगे, तो उनके लाइन ऑफ सेक्शन या कर्व सेक्शन क्या होगा। सो दैट विल डिस्कस इन दिस यूनिट 5, यूनिट नंबर 5 में जो हम डिस्कस करेंगे। तो ये इतना कंटेंट हमें पढ़ना है। ये कंटेंट पढ़ने के बाद में इसी के बेसिस पे हमें कुछ प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करने हैं। तो यहाँ पे हमारे जो प्रैक्टिकल्स होते हैं वो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रॉब्लम्स होते हैं जिसको हमें सॉल्व करना है ऑन अ ड्राइंग शीट पे सॉल्व करना है। दैट इज आवर प्रैक्टिकल्स। तो वो हम ड्राइंग शीट पर करेंगे और साथ में सॉफ्टवेयर पे भी करेंगे, ड्राइंग सॉफ्टवेयर तो ऑटोकैड जो हम करेंगे। तो ड्राइंग शीट्स हम बनाएंगे, अप्रोक्सीमेटली 10 नंबर ऑफ ड्राइंग शीट्स मिनिमम होनी चाहिए। और कुछ प्रॉब्लम्स हम स्केच बुक में भी करेंगे और ऑटोकैड में भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये जो स्केच बुक है और ड्राइंग शीट है ये आपको मेंटेन करनी है पूरे सेमेस्टर के लिए, और एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर जब सबमिशन होगा तो आपको सबमिट करना होगा। दिस इज द बुक, ये बुक की लिस्ट है। तो जो बुक है वो टेक्स्ट बुक जो है हम बेसिकली दिस इज अ वेरी वेल नोन बुक, इंजीनियरिंग ड्राइंग बाय एंडी भट्ट। ठीक है, एंडी भट्ट साहब की बहुत अच्छी बुक है। सो विल फॉलो दिस बुक फॉर द प्रॉब्लम्स। हमें जो प्रॉब्लम्स है हम प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये बुक यूज करेंगे। सो चरोटर पब्लिशिंग हाउसेस का पब्लिशर आनंद गुजरात का। और रेफरेंसेस के लिए कुछ बुक्स हैं, तो ये रेफरेंसेस के लिए बुक्स हैं फ्रेंच और वर्क फॉस्टर की इंजीनियरिंग ड्राइंग इन ग्राफिक टेक्नोलॉजी, मैग्रो हिल इंटरनेशनल पब्लिशर है सिंगापुर का, लो प्राइस एडिशन सिंगापुर का पब्लिशर, पर इंडिया में लो प्राइस एडिशंस कुछ होते हैं जिसकी जो प्राइस है कम होती है एज कम्पेयर टू इनका सिंगापुर का एडिशन देखेंगे यदि तो उसकी प्राइस ज्यादा होती है। फिर लुजादर डफ की वेरी गुड बुक जो है वो फंडामेंटल्स ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग है, प्रेंटिस ऑल इंडिया पब्लिकेशन की है, न्यू दिल्ली। धनंजय जोल्हे की भी इंजीनियरिंग ड्राइंग की बुक है। सिमिलरली शाह एंड एम बी शाह एंड बी सी राणा इंजीनियरिंग ड्राइंग पियर्सन एजुकेशन। और उसके साथ में एक मैनुअल भी है, इंजीनियरिंग ड्राइंग प्रैक्टिस फॉर स्कूल्स एंड कॉलेजेस। दिस इज इंजीनियरिंग ड्राइंग, हमारे जो सारे स्टैंडर्ड्स हैं और रिप्रेजेंटेशन है वो सब इसमें अवेलेबल है, वो इसमें हमें मिल जाएंगे वो सब इसमें। And another tool which we normally use is this. कुछ भी चाहिए होता है तो हम क्या कहते हैं, गूगल इट। सो इट इज a great source of information, है ना। lot of information is available, हमें उसमें से डिग आउट करना है करेक्ट इंफॉर्मेशन which is related to us, जो रिलेटेड हो हमें वो इंफॉर्मेशन यहाँ से निकालना होता है। नहीं तो अथाह सागर बहुत इंफॉर्मेशन है, बट रिलेवेंट एंड करेक्ट इंफॉर्मेशन वी नीड, वो हमें चाहिए। सो आई डोंट माइंड, हम यदि यूज करते हैं तो आई परमिट कि वी कैन यूज दिस। ये कुछ नोट्स हैं
जो हमारी क्लास के लिए हैं कि हम प्रैक्टिकल असाइनमेंट हमें प्रैक्टिकल ड्यूरेशन में ही कंप्लीट करना है। जब ये ऑफलाइन क्लासेस के लिए था, ड्राइंग हॉल में हमारी क्लास होती है नॉर्मली, तो ड्राइंग हॉल में जब है तो पूरा हमारा जो प्रैक्टिकल वर्क है वो हमें वहीं पर फिनिश करना है। और इनकम्प्लीट सिलेबस के लिए, इनकम्प्लीट सिलेबस फ्रॉम योर पार्ट, नॉट माइन पार्ट, मेरे पार्ट के कारण इनकम्प्लीट रहता है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी है कंप्लीट कराने की, बट आपके कारण होता है, आप ज्वाइन नहीं करते हैं क्लास, किसी ने भी क्लास ज्वाइन नहीं की तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है कंप्लीट कराने की। एंड देयर इज सम अटेंडेंस क्राइटेरिया आल्सो, कुछ आपकी जो है वो अटेंडेंस आपकी मिनिमम होना चाहिए, सो दैट you can understand the subject and you can score the subject also for scoring purpose, else आपका स्कोर जो है वो और आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर नहीं होंगे। ठीक है, लेट एंट्री ऑफलाइन में भी परमिट नहीं करता था मैं, 5 मिनट्स का टॉलरेंस इज देयर ऑलवेज, सो इन द ऑनलाइन आल्सो जब मैंने लिंक आपको शेयर की तो 5 मिनट्स इज द टाइम पीरियड की जिसमें आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द सिलेबस, सिलेबस के बारे में। बाकी जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारी क्लास का जो टाइम है आज का, जैसे वेडनेसडे और थर्सडे का 2 से 5 है, तो एक ही दिन फर्स्ट क्लास में यदि हम इतना लंबा पढ़ लेंगे तो आपको भी शौक लगेगा और दैट इज नॉट गुड फॉर यू आल्सो एंड मी आल्सो कि हम, या मैं पहली क्लास में आपको इतना डोज दे दूं, सो नेक्स्ट टाइम ज्वाइन करने में आपको जो है वो तकलीफ हो। तो दिस इज, आज हमने सिर्फ इतना सा डिस्कस करना था कि हम इस सब्जेक्ट में क्या पढ़ेंगे, ठीक है, और क्या पढ़ने के लिए हमें क्या लगेगा। ठीक है, क्या टूल्स लगेंगे, टूल्स में हमारा सॉफ्टवेयर भी आ जाएगा, हमारी बुक्स भी आ जाएगी, हमारे इंस्ट्रूमेंट्स भी आ जाएंगे करने के लिए। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू हैव एनी क्वेरी, इसमें यदि आपकी कोई क्वेरी है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो यू कैन आस्क मी, आप पूछ सकते हैं। सर हाँ बोलो। सर इसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग में नोटबुक किस टाइप की बनानी है? नोटबुक बेटा हमारी स्केच बुक होती है यहाँ पे। ओके सर। ठीक है, स्केच बुक ही हमारी नोटबुक कहलाती है। और सर ऑटो कैड पे प्रैक्टिस करने के लिए सिस्टम वगैरह मिलेंगे सर यूनिवर्सिटी में जब हम आएंगे तब? दैट डिपेंड्स ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ सिस्टम्स। जब लैब होगी तो उस लैब में उस टाइम पे ऑक्यूपेंसी है या नहीं। इफ देयर इज नो ऑक्यूपेंसी देन वी कैन यूज द सिस्टम। सो इफ यू हैव द सिस्टम, आपके घर पे होगा नॉर्मली, ठीक है, सो यू कैन इंस्टॉल द सॉफ्टवेयर। मैं आपको जैसे जैसे हम प्रोग्रेस करेंगे क्लासेस में तो आई विल टेल यू द प्रोसीजर कि आपको ऑटोकैड कैसे इंस्टॉल करना है। एंड दैट AutoCAD is not a free software, but the AutoCAD is from Autodesk Corporation. Autodesk की जो कंपनी है उसका है प्रोडक्ट। So that company has given some license, that is the student license, to use some of its products freely. तो हम उस सॉफ्टवेयर को फ्रीली यूज कर सकते हैं। So I will tell you the process कि कैसे हमें उसको लाइसेंस, स्टूडेंट लाइसेंस लेना है। ठीक है, सो दैट आई विल टेल यू, वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमें उसको डाउनलोड करना है, कैसे हमें उसको इंस्टॉल करना है और कैसे उसको यूज करना है। ठीक है, और कोई, और किसी को कुछ पूछना हो, कोई डिस्कस करना हो? सर थ्योरी एग्जाम्स होंगे सर इस सब्जेक्ट में? हम्म रिटन एग्जाम्स मतलब? होंगे ना रिटर्न एग्जाम। सो क्या करना है, हमारा जो इंजीनियरिंग ड्राइंग का ये जो सब्जेक्ट है
दैट इज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसमें हमें प्रॉब्लम को जो सॉल्व करना है, सो दैट इज ग्राफिकल वे में सॉल्व करना है उसको, ड्राइंग शीट पर बनाकर सॉल्व करना है उसको, ठीक है। सो इट इज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। तो इस सब्जेक्ट की खासियत क्या है? द सब्जेक्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग इफ यू प्रैक्टिस इट। यदि आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, यू विल एंजॉय द सब्जेक्ट, आप सब्जेक्ट को एंजॉय कर पाएंगे। दैट डिपेंड्स ऑन द लेवल, कि आप उसकी कितनी प्रैक्टिस करते हैं। द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर सब्जेक्ट विल बी एंजॉयबल। यदि हम प्रैक्टिस कम करेंगे तो सब्जेक्ट जो है हमें बर्डन लगने लगेगा, ठीक है। सो इट्स नॉट अ बर्डन, इट्स अ सिंपल कॉन्सेप्ट्स, सिंपल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स आर देयर, और कुछ नहीं, बस हमें उसकी प्रैक्टिस करनी है। वी नो द टूल्स, द थिंग इज हाउ टू यूज दैट, बस इतनी सी चीज सीखना हमें पता है, हम जितना पढ़ के आए हैं उतना हमें पता है, बस हमें उसको अप्लाई करना है। सो दैट अप्लाई करने का जो प्रोसीजर है वही तो हम डिस्कस करेंगे पूरे सेमेस्टर में क्लास, ठीक है। और कुछ किसी को पूछना हो? आज भी जो है वो मतलब टोटल स्टूडेंट्स जितने एनरोल हैं उसमें से कम स्टूडेंट ने ही ज्वाइन किया। आई डोंट नो व्हाई, हो सकता है देयर मे बी एनी रीजंस, बट फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास हम चाहेंगे कि नेक्स्ट क्लास जो हो उसमें मैक्सिमम स्टूडेंट ज्वाइन कर पाए, ठीक है। तो हमारी जो क्लास होगी वो वेडनेसडे 2 to 5, थर्सडे 2 to 5, फ्राइडे को 2 to 3, दैट इज थ्योरी। हाँ, इस सब्जेक्ट का हमने सिलेबस के कंटेंट डिस्कस किए। इस सिलेबस का सब्जेक्ट कोड MER2C3 है और सब्जेक्ट नाम इंजीनियरिंग ड्राइंग है। और इस सब्जेक्ट में जो क्रेडिट है, सिंस आप लोग जो एनरोल हुए हैं कोर्स में, इसमें चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम स्कीम है, तो हर सब्जेक्ट के कुछ क्रेडिट्स हैं, तो इस सब्जेक्ट के भी कुछ क्रेडिट्स हैं। सो टोटल नंबर ऑफ क्रेडिट्स आर 5, ठीक है, 5 क्रेडिट हैं, जिसमें से 3 क्रेडिट जो है वो थ्योरी क्लास के हैं, 3 लेक्चर्स, और जो 2 क्रेडिट है वो प्रैक्टिकल क्लास के हैं। जो 2 दिन हमारी प्रैक्टिकल क्लास होती है 4 आवर्स की ना, 2 आवर्स आज और 2 आवर्स की कल प्रैक्टिकल। तो ये दोनों 2 आवर्स मिलके 1 क्रेडिट बनाते हैं। सो इसे 4 आवर्स मिलके 2 क्रेडिट बनाना है प्रैक्टिकल। सो देयर इज अ लॉट ऑफ वेटेज ऑफ प्रैक्टिकल, 2 क्रेडिट प्रैक्टिकल्स के और 3 क्रेडिट जो है वो थ्योरी क्लास के। तो टोटल 5 क्रेडिट का कोर्स है, ठीक है। इसमें 3 टेस्ट होंगे आपके, 3 क्लास टेस्ट होंगे, T1, T2 और T3 ऑफ 20 मार्क्स ईच। सो इन 3 टेस्ट में से बेस्ड 2 टेस्ट के मार्क्स, मतलब 40 मार्क्स, वो आपके एग्जाम में ऐड होंगे। तो एग्जाम जो फाइनल सेमेस्टर की होगी उसमें जो थ्योरी पेपर होगा वो 60 मार्क्स का होगा, और जो आपको ग्रेड अवार्ड होगी, ग्रेड अवार्ड 100 मार्क्स में से होगी। तो 100 मार्क्स कॉन्स्टिट्यूट कैसे होंगे? 60 थ्योरी एग्जाम से और 40 मार्क्स आपके टेस्ट में से, जो बेस्ड ऑफ 2 टेस्ट है। तो 40 प्लस 60 कॉन्स्टिट्यूट करेंगे 100, ये थ्योरी के लिए। सिमिलरली प्रैक्टिकल के लिए भी जो है ग्रेड आपकी 100 मार्क्स में से होगी। वो 100 मार्क्स कहाँ से आएंगे? वो 100 मार्क्स आपके आएंगे प्रैक्टिकल से, जो हमने कहा ना कि मिनिमम 10 नंबर ऑफ शीट्स, ड्राइंग शीट्स जो हम बनाएंगे, तो हर शीट का जो वेटेज है 10 मार्क्स का है। उसमें से जो भी मार्क्स आपके कम अलॉट होंगे, जब आपको शीट्स चेक होकर मार्क्स अलॉट किए जाएंगे, उनका जब एड ऑन होगा तो 100 आउट ऑफ 100 में से होगा। तो उस तरह से जो है आपको उसमें से ग्रेडिंग मिलेगी, और उसकी फिर प्रैक्टिकल एग्जाम होगी। सो प्रैक्टिकल एग्जाम मीन्स वाइवा ऑन द बेसिस ऑफ जो शीट्स हम प्रैक्टिकल सेशन में जो कंप्लीट करेंगे उन पर, उनमें से जो है वो क्वेश्चन आंसर होंगे। तो ये दोनों मिला के आपको 100 में से ग्रेड अलॉट होगी, ठीक है। सो दिस इज योर फर्स्ट डे। और मुझे जो फर्स्ट ईयर प्रोफेसर इंचार्ज डॉक्टर धीरज मंडलोई सर, उन्हें रिक्वेस्ट की थी कि सर मैं इन बच्चों से जो है वो बात करना चाहता हूँ। सो आई एम जस्ट कॉलिंग हिम, ताकि वो आपके साथ में कुछ बात कर सके।
उनको कुछ आपसे बातें करनी है, कुछ इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करनी है आपको। सो यू जस्ट वेट, मैं कॉल करता हूँ उनको तो कनेक्ट होंगे आपके साथ। फॉर अटेंडेंस फॉर टुडे आप क्या करिए, जो चैट बॉक्स है यहाँ पर टाइप योर नेम, अब आपका नाम टाइप कर दीजिए सो दैट आपकी अटेंडेंस ले सकते हैं। सर ज्वाइन करते हैं, जब तक मैं आपको कुछ और चीजें बता देता हूँ कि बुक हमने सिलेबस में देख लिया, सो प्लीज अरेंज दिस इंजीनियरिंग ड्राइंग बाय एनडी भट्ट, और इंस्ट्रूमेंट वो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे कि हमें कौन से इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, तो मैं कल आपको वो इंस्ट्रूमेंट्स भी दिखा दूंगा कि वो इंस्ट्रूमेंट्स कौन से रहेंगे। Sir, please you can repeat the author name of book. एनडी भट्ट, इंजीनियरिंग ड्राइंग। Thank you, sir. E&I के कुछ बच्चे भी आपके साथ में ज्वाइन हो रहे हैं उस क्लास के, क्योंकि सर को कंबाइन इंटरेक्शन करना है मैकेनिकल और E&I के स्टूडेंट्स के साथ में। सो डू वन थिंग, कल जब हम क्लास ज्वाइन करें ना, तब तक के लिए आप क्या करिएगा कि स्केच बुक या प्लेन पेपर, है ना, बड़ी शीट ना हो, A4 साइज का जो प्लेन पेपर होता है वो साथ में रखें, और साथ में पेंसिल रखें। आपके पास में कंपास अवेलेबल होगा, जो ज्योमेट्रिक इंस्ट्रूमेंट आप अभी तक यूज करते आए हैं उसमें कंपास है, और पेंसिल है, इरेजर है, शार्पनर है, स्केल है ना, और प्रोटेक्टर है। ये आप रख लीजिएगा आपके साथ में। तो कुछ हम इनिशियली यदि उसमें ड्रॉ करते हैं तो हम वो कर सकेंगे। धीरज मंडली सर ज्वाइन हो चुके हैं हमारे साथ में। सर गुड आफ्टरनून। शर्मा सर गुड आफ्टरनून। आपकी सर। क्लास में मैं भी आ गया सर। बिल्कुल सर, हम साथ में पढ़ेंगे सब आपसे। वो बस सर एक ये फर्स्ट ईयर इंचार्ज के नाते मैंने कहा बच्चों से थोड़ा सा इंटरेक्शन कर लूं, और इनकी जो कॉमन क्वेरीज हैं, जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, बस वो उसका थोड़ा सा एक इंटरेक्शन बस करना था। नहीं बिल्कुल सर, बिल्कुल, ये तो जरूरी होता है, ये करना भी चाहिए। और सर E&I के कुछ बच्चे भी इसमें जुड़ेंगे तो आप उनको ऐड कर रहा हूँ सर, उनको परमिट कर रहा हूँ कि वो ज्वाइन कर सकें। मैंने बस ये कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, बस बच्चों से कुछ जनरल इंट्रोडक्टरी कुछ डिस्कशन करना है, और बच्चों की कुछ क्वेरीज होगी तो वो ले लेंगे। Good evening. बिल्कुल। और स्टूडेंट्स हमारे साथ में डॉक्टर धीरज मंडली, प्रोफेसर इंचार्ज फर्स्ट ईयर। Good evening, sir. तो
गुड आफ्टरनून गुड भाई इवनिंग सबको। सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड इवनिंग सर। Good afternoon, गुड sir. आफ्टरनून सर। हाँ गुड आफ्टरनून भाई सबको। माइक अपना म्यूट कर लो, जब मैं इंटरेक्शन करने के लिए कहूंगा तो फिर चालू करना। मेरे ख्याल से कर्मा सर का वैसे इंट्रोडक्टरी क्लास पूरी हो गई होगी। मैंने ही सर से रिक्वेस्ट करी थी कि सर जब आपकी क्लास हो जाए तो आप मुझे फिर बीच में लास्ट में एंटर कर लेना, तो बच्चों से एक जनरल थोड़ा सा मेरी टॉक हो जाए एज अ फर्स्ट ईयर इंचार्ज। तो बेटा बस कुछ काम की और यूजफुल बातें ही तुमसे मैं करूंगा, और तुम्हारे बहुत सारे उन क्वेश्चंस का आंसर मैं दे दूंगा जो तुम्हारे मन में चल रहे हैं, और बाद में अपन फिर इसको इंटरैक्टिव रख लेंगे। अगर तुम्हारी तरफ से कुछ क्वेरीज होंगी तो मैं उसका आंसर कर सकूंगा। कर्मा सर अगर साथ में हमारे हैं तो कर्मा सर भी आंसर कर सकेंगे, ठीक है। तो एक तो तुम्हारी क्लास से सीआर अपॉइंट हो चुके हैं, तो मेरे ख्याल से परिचय हो गया है। देशराज सिंह और अदिति अनन्या ये क्लास में है प्रेजेंट। एक बार जरा आप कैमरा चालू करके बता दो। देशराज सिंह और अदिति अनन्या ये मैकेनिकल के, हाँ अदिति, अदिति कहाँ से हो तुम? सर देवघर झारखंड। झारखंड, हाँ अपनी फोन पर बात हुई थी। और ये दूसरा बच्चा देशराज सिंह नहीं दिख रहा? देशराज हो क्या? पता नहीं सर, दिख नहीं चलो रहा। एनीवे, तो ये सीआर से एक अलग से हम मीटिंग कर लेंगे। बेसिकली क्लास रिप्रेजेंटेटिव का काम है इंफॉर्मेशन शेयर करना, क्योंकि अभी शुरुआत अपनी ऑनलाइन मोड में हुई है, तो जितने भी जो नोटिसेस हैं या अपडेट्स हैं तो वो सभी बच्चों को मिल जाएं। तो ये ऑफिशियल, हाँ ठीक है अदिति तुम कैमरा अपना ऑफ कर सकते हो, क्योंकि अभी अपने पास में ये ऑनलाइन मोड में सिर्फ एक तो आईटी की वेबसाइट और दूसरा अपना क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप, यही दो मोड हैं अपने पास में कम्युनिकेशन के। वैसे तुम बच्चे लोग स्मार्ट हो, तुम लोग अपने अनऑफिशियल क्लास ग्रुप्स तो बना ही लोगे, शायद बना ही लिए होंगे। मैकेनिकल वालों ने बनाए कि आज अभी पहला दिन है तो नहीं बना? सर अभी नहीं बना। अभी नहीं बना, तो वो तो खैर तुम लोग आपस में तुम्हारे ग्रुप्स बना ही लेते हो। बन गया है सर, बन गया। बने हुए हैं सर। हाँ वो ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। उसमें गलती से भी टीचर्स को सर, मत बने शामिल हुए हैं। करना, ऐसी इच्छा तो नहीं है ना? नहीं सर। हम लोग अपने अपने एक एक ग्रुप में ही बहुत है हमारे पास में। एनीवे, तो सीआर का एक मेन काम ये रहेगा कि वो इंफॉर्मेशन शेयर करे। तो मैं ये उम्मीद करूंगा कि जो भी इंफॉर्मेशन मैं ऑफिशियल ग्रुप पर शेयर करता हूँ या दूसरे टीचर्स या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस से जो इंफॉर्मेशन शेयर होती है, तो वो सीआर का काम है कि थोड़ा सा उसको आगे फॉरवर्ड करे, अपने अनऑफिशियल ग्रुप में भी फॉरवर्ड करे, और बीच बीच में क्लास में पूछता रहे कि भाई उस पर प्रॉपर रिस्पॉन्ड हो रहा है कि नहीं। सर ऐड कैसे होना है अनऑफिशियल में? सर अनम्यूट कर लिया सर, म्यूट हो गया। अच्छा हाँ, आवाज मेरी म्यूट हो गई थी। ओके, तो जो ऑफिशियल क्लास ग्रुप है उसमें तुम्हारे सारे सब्जेक्ट टीचर्स हैं और बच्चे हैं, और सब्जेक्ट टीचर सीआर हैं, उसमें सॉरी एडमिन है, ग्रुप एडमिन है, और जो 2 सीआर हैं उनको ग्रुप एडमिन किया हुआ है। बाकी ठीक है, तुम अपने अनऑफिशियल ग्रुप्स पे तो इंटरैक्ट करोगे। ठीक, ज्यादा समय में नहीं लूंगा, कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, वन बाय वन अपन इसको बात करेंगे, और काम की बात ही मैं कर रहा हूँ सिर्फ। देखो, एक तो बच्चों से क्या क्या एक्सपेक्टेशन है, बस मैं उसको समराइज कर रहा हूँ, फिर अपन क्वेश्चन आंसर ले लेंगे लास्ट में। एक तो आईटी की वेबसाइट और व्हाट्सएप ग्रुप को रेगुलर देखते रहो, क्योंकि जितने भी अपडेट आएंगे, नोटिस आएंगे, इंफॉर्मेशन आएगी, वो सब आईटी की वेबसाइट पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर लगेंगे। ठीक, दूसरा काम तुम्हारा ये है कि जो भी नोटिस या इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही है उसको रिस्पॉन्ड करो। और बच्चे उस पर रिस्पॉन्ड नहीं करते। जो इंफॉर्मेशन तुमसे मांगी है या कोई गूगल फॉर्म हमने शेयर किया है उसको फिल करने के लिए, तो उसको एज अर्ली एज पॉसिबल, उसको अननेसेसरी डिले मत करो। जैसे एक फॉर्म अभी जल्दी आने वाला है जिसमें सबका इंटरेस्ट है, मेरे ख्याल से तुम सब बच्चे चाहते हो, जो कॉमन क्वेरी है कि ऑफलाइन क्लासेस कब से शुरू होगी। तो इसका हाल फिलहाल आंसर यही है, शायद कर्मा सर ने भी कहा होगा कि अभी एमपी गवर्नमेंट के ऑर्डर्स का हम सभी वेट कर रहे हैं,
कल इंदौर कलेक्टर की एक मीटिंग हुई थी इंदौर के सभी स्कूल्स और कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स के साथ, तो उसमें निश्चित तौर से कुछ आउटपुट निकला होगा। मेन उसमें यह निकला है कि वैक्सीनेशन बढ़ाया जाए, क्योंकि जब तक ये वैक्सीनेशन स्टेटस इंप्रूव नहीं होता, जब तक मुझे थोड़ा सा ये शंका है कि ये फुल ऑफलाइन मोड में और हॉस्टल्स और ये सब चीजें चालू होगी कि नहीं होगी। तो एक गूगल फॉर्म हम जल्दी शेयर करेंगे, ये गवर्नमेंट ने कहा है, जिसमें ना सिर्फ बच्चे का बल्कि बच्चे के पेरेंट्स और बच्चे के घर में अगर और भी जैसे ग्रैंड पेरेंट्स भी रहते हैं तो उनका वैक्सीनेशन स्टेटस क्या है। आज का न्यूज़पेपर तुमने देखा होगा, तो उसमें सबसे मुख्य बात यही कही गई है कि वैक्सीनेशन को बढ़ाना है। बहुत से लोगों ने वो फर्स्ट डोज लगवा ली है, पर किसी न किसी रीजन से सेकंड डोज नहीं लगवाई है। तो मेरे ख्याल से जब तक ये स्टेटस इंप्रूव नहीं होता, जब तक ये हॉस्टल खुलने की परमिशन और 100% ऑफलाइन होने की परमिशन में शायद थोड़ा सा डिले हो, शायद, ये मेरा ऐसा मानना है। ठीक, पर हम सभी ऐसा उम्मीद करते हैं कि ऑफलाइन क्लासेस जल्दी शुरू हो जाए, क्योंकि ऑनलाइन की अपनी लिमिटेशंस हैं, उसमें अपने कॉम्प्रोमाइज हैं, उसकी अपनी अलग प्रॉब्लम है। ठीक, तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आईटी की वेबसाइट को रेगुलर देखो, व्हाट्सएप ग्रुप पर एक्टिव रहो, जो भी नोटिस इंफॉर्मेशन आ रही है उसको प्रॉपरली रिस्पॉन्ड करो। कोई हम शेयर करते हैं तो उसको प्रॉपरली फिल करो, और सीआरस का काम है कि इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली वो फॉरवर्ड करें क्लास ग्रुप्स में, अनऑफिशियल ग्रुप्स में भी, और बीच बीच में थोड़ा टोकते रहे बस कि वो फॉर्म जो सर ने भेजा था वो सबने भर दिया है कि नहीं भरा। ठीक, कुछ और छोटी मोटी बातें करना है, 4-5 पॉइंट्स बस मैंने लिखे हुए हैं। आईटी की वेबसाइट पर तो एक्टिव रहना ही है तुम सबको। मेरे ख्याल से सिलेबस सभी डाउनलोड कर चुके हो, किया है नहीं किया है? सिलेबस पूरा पीडीएफ कॉपी अवेलेबल है, यस सर। है ना? यस सर। कुछ बच्चों ने किया होगा, कुछ ने नहीं किया होगा, तो वो निश्चित तौर से आईटी की वेबसाइट पर जाएं और पीडीएफ कॉपी सिलेबस की अपने पास में होना चाहिए, तो वो उसे डाउनलोड कर लें। नंबर 2, एकेडमिक कैलेंडर, जो फर्स्ट ईयर का एकेडमिक कैलेंडर है, ये अपलोड हो चुका है, ये देख लिया सभी ने? उसको मैं अभी स्क्रीन शेयर थोड़ी सी बात भी करूंगा। उसमें क्लास स्टार्ट कब से होने वाली में है, छोटा सा टाइपो एरर है, मुझे तसल्ली कर दो कि सच में देखा है, क्या एरर है उसमें? 2021 की जगह 20 लिखा हुआ है। उसमें 9 नवंबर 2020 लिखा है, तो वो 9 नवंबर 2021 होना चाहिए था। चलो, इसका मतलब देखा है तुमने, अगर उस एरर को पकड़ लिया है तो मतलब बारीकी से तुमने उसको स्टडी किया है, बहुत बढ़िया। अपना क्लास टाइम टेबल सभी देख चुके हो। मैकेनिकल और ईआई ब्रांच में कोई सेक्शन वाला इशू नहीं है कि 2 सेक्शन हो, ए और बी, तो वो चक्कर खत्म हो गया। सिर्फ हम वेट कर रहे हैं अब तुम्हारे रोल नंबर्स का। जो तुम्हें रोल नंबर असाइन होंगे उसमें थोड़ा सा समय लग सकता है, ठीक, पर उससे अपनी ऑनलाइन क्लासेस को चलने में, रन होने में कोई परेशानी नहीं है। रोल नंबर्स आने में 2-4 दिन का समय लग सकता है। जैसे ही वो रोल नंबर आएंगे तो वो टीचर्स अपने रजिस्टर बना लेते हैं फिर रोल नंबर के अकॉर्डिंग, जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस होती है, तो ये रोल नंबर्स भी जल्दी अपडेट होंगे। एनीवे, उससे अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है हाल फिलहाल, वो एक प्रोसीजर है, रूटीन प्रोसीजर है। ठीक, अगली बात, सभी बच्चे, खासतौर से जो सीआर स्टूडेंट हैं, वो अपने क्लास टीचर का नंबर सेव करके रखें। मैकेनिकल वाले बच्चों का इंटरेक्शन तो विजय कर्मा सर से हो ही चुका है, सर का नंबर भी मेरे ख्याल से तुम सेव कर चुके हो। सभी सीआर्स अपने सब्जेक्ट टीचर्स का नंबर सेव करें, जो ग्रुप एडमिन है उस व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत नहीं हो। आज या कल में मैं एक काम और करूंगा, क्योंकि कई बच्चों की स्कॉलरशिप से रिलेटेड क्वेरीज आती हैं। तुम में से ज्यादातर बच्चे अलग अलग प्रकार की स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो, है ना? एससी, एसटी, ओबीसी वाली स्कॉलरशिप बहुत से बच्चे अवेल कर रहे होंगे, जो जिस कैटेगरी में फिट बैठता है। माइनॉरिटी वाली कुछ स्कॉलरशिप्स होती हैं, आजकल ये एमएमवीवाई वाली स्कॉलरशिप्स हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि ज्यादातर बच्चे किसी न किसी स्कॉलरशिप में फिट बैठ रहे हैं, के लिए एलिजिबल है। तो मैं कल एक नोटिस शेयर करूंगा, अभी मैं उसको अपडेट कर रहा हूं कि की कॉन्टैक्ट पर्सन कौन कौन है, किस काम के लिए किस व्यक्ति से कॉन्टैक्ट करना है। क्योंकि कई बार मैंने ये देखा है कि स्कॉलरशिप से रिलेटेड क्वेश्चन बच्चे क्लास में टीचर से पूछते हैं, और टीचर्स यूजुअली उनका वो डोमेन नहीं है, तो टीचर्स उन सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते कि फला स्कॉलरशिप के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, फला स्कॉलरशिप की लास्ट डेट क्या है। तो भाई सब्जेक्ट टीचर उस बारे में नहीं जानता ना, वो उनका वर्क एरिया नहीं है, वो उनका डोमेन नहीं है। तो ये मैं की कॉन्टैक्ट्स, ऑफिस के जो क्लरिकल स्टाफ है या जो सुपरवाइजरी स्टाफ है, तो ये इनके नंबर में कल शेयर करूंगा ग्रुप पर।
और सीआर्स उसको आगे अपने अनऑफिशियल ग्रुप पर भी शेयर कर दें, क्योंकि अदरवाइज ये पिछली बार भी हमने बहुत बार देखा कि स्कॉलरशिप से रिलेटेड क्वेश्चंस बच्चे क्लास में टीचर से पूछते हैं, और टीचर चूंकि उससे कंसर्न नहीं है, मैं पहले ही कह चुका हूँ, उनके पास उसका आंसर नहीं रहता। तो ये की कॉन्टेक्ट्स में शेयर करूंगा। मेरी पिछली क्लास सुबह मैंने सीएस के बच्चों से इंटरेक्शन करी थी, काफी लंबा 1-1.5 घंटे का वो इंटरेक्शन चला, अभी अपन छोटा रखेंगे। तो उसमें बच्चे ये पूछ रहे थे कि सर ये स्पोर्ट्स एक्टिविटीज और कल्चरल एक्टिविटीज और वो को करिकुलर एक्टिविटीज, और बच्चों ने वो यूट्यूब पर बोले सर हमने तो अक्षांक के भी वीडियो देख लिए और यूट्यूब पर पिछला इंडक्शन का वीडियो भी देख लिया, एंड सो ऑन सो ऑन। तो ये एक्टिविटीज होती है कि नहीं होती है? तो इसका आंसर मेरा यही है कि ये लॉकडाउन वाले कोरोना टाइम को अपन एक्सेप्शन को अगर अलग हटा दें तो ये एक्टिविटीज भरपूर होती हैं। तो मैं बच्चों से यही कहता हूं कि जो यूजुअली 11th-12th में जब तुम लोग ये जेई पर भिड़े हुए थे, तो जो ये हॉबीज को तुमने थोड़ा सा साइडलाइन कर दिया था, स्पोर्ट्स की है, कल्चरल है, म्यूजिक है, और भी जो तुम्हारी हॉबी है, जो टेक्निकल क्लब्स हैं एंड सो ऑन, तो इन हॉबीज को वापस तुम रिवाइव कर सकते हो, और वापस तुम उन स्पोर्ट्स को, कल्चरल को, तुम्हारी हॉबीज को, टेक्निकल एक्टिविटीज को रिवाइव कर सकते हो, क्योंकि अब तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये हिस्सा है पढ़ाई का। अभी मैं इस पर भी थोड़ा सा कमेंट करूंगा। ये तुमने सुना होगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये नई शिक्षा नीति 2020, सुना है कुछ इसके बारे में? न्यूज़पेपर में आता रहता है। यस सर। यस सर। ईयर्स के बाद ये एक एजुकेशन पॉलिसी रिवाइज हुई है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको रिवाइज की है और एमपी गवर्नमेंट इसको अडॉप्ट कर चुकी है। तो इसके ब्रॉड पॉइंट्स यही हैं कि इसको इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को बढ़ावा मिले। हमारे डायरेक्टर सर का भी बार बार कहना है ये, या इवन जो सीनियर, कि कोई भी जो रियल लाइफ प्रॉब्लम होती है वो होती है। तुम एग्री करोगे इससे कि कोई भी जो रियल लाइफ प्रॉब्लम है वो किसी ब्रांच को देख करके थोड़ी ना आती है कि ये प्रॉब्लम मैकेनिकल की है, कि ये प्रॉब्लम कंप्यूटर की है। यूजुअली जो प्रॉब्लम होती है वो इंटरडिसिप्लिनरी नेचर की होती है। और आजकल तो इंजीनियरिंग की भी अलग अलग ब्रांचेस एक दूसरे पर ओवरलैप कर रही है ना। कंप्यूटर इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर को कंप्यूटर्स की भी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। आजकल तो ये मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का अच्छा खासा ओवरलैप हो रहा है। क्या कहते हैं, नई ब्रांच बन गई है, क्या कहते हैं उस ब्रांच को? बढ़िया, मैकेट्रॉनिक्स है ना। मैकेट्रॉनिक्स भी, तो कहने का मतलब ये कि आजकल हम बहुत ज्यादा फोकस होकर के नहीं चल सके, हमको थोड़ी इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच रखना पड़ेगी। तो ये जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज हैं, करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं, स्पोर्ट्स हैं, कल्चरल हैं, ये सभी होते हैं। इन सभी का तुमको प्लेटफॉर्म मिलेगा एक बार ऑफलाइन एक्टिविटीज शुरू हो जाए, और अपनी हॉबीज के अनुसार, अपनी पर्सनालिटी के अनुसार तुम उसको बिल्कुल कर सकते हो। वो जरूरी है, उससे ओवरऑल अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है। साथ साथ पढ़ाई तो अपने को करना ही है। क्या और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जैसा मैं कह रहा हूँ, उसके ड्राफ्ट में ये लिखा हुआ है कि इस टाइप की एक्टिविटीज को बढ़ाया जाए, इंटरडिसिप्लिनरी एक्टिविटीज को बढ़ाया जाए, होलिस्टिक अप्रोच पर चला जाए। ये होलिस्टिक वर्ड का मीनिंग देखना जरा डिक्शनरी में कि क्या इसका ब्रॉड मीनिंग निकलता है ना। रिसर्च एक्टिविटीज को बढ़ाया जाए, स्किल डेवलपमेंट को बढ़ाया जाए, एंड सो ऑन। ठीक, अब कुछ मजेदार बात मैं और करूंगा। 25 साल हो गए मुझे इंजीनियरिंग एजुकेशन में रहते हुए। तो जितने मैंने मेरे एक्सपीरियंस से और मेरे सीनियर्स से सीखा, 3 पॉइंट्स में मैंने निचोड़ निकाला है इसका, है ना। कर्मा सर एग्री करेंगे मेरी बात से, फिर कर्मा सर भी लगभग मेरे जितने पुराने हैं यहाँ पर। तो ये तुम बच्चों के लिए कह रहा हूँ। 4 साल अगर यहाँ अपने को अच्छे से निकालना है और एक अच्छा आगे करियर बनाना है, तो इंजीनियरिंग में क्या बातें फॉलो करना है, तो 3 पॉइंट्स में मैं समराइज कर सकता हूँ। ये मैंने निकाला है 25 साल देखते हुए। ठीक, जल्दी से बात कर लें इसकी। नंबर 1 पॉइंट तो बड़ा बेसिक सा है कि रेगुलर पढ़ाई करते चलो, पर एक पॉइंट में इसमें जोड़ रहा हूँ, टेंशन लेने की, लोड लेने की, बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। फ्री माइंड से पढ़ो, रिलैक्स माइंड से पढ़ो, पर रेगुलर पढ़ते चलो। मेरे ख्याल से जेई की तैयारी करते समय एडवांस लेवल तक तुम गए हो, तुम में से ज्यादातर बच्चे का टेंशन और लोड लेते थे कि नहीं लेते थे? यस सर। यस सर। लोड लेते थे, Yes, sir. टेंशन होता था, बर्डन होता था, थोड़ी बहुत घबराहट होती थी। तो यहाँ उसकी जरूरत नहीं है। रिलैक्स माइंड से, मैं टीचर हूँ, बोलना नहीं चाहिए ऐसा, पर बोल रहा हूँ, है ना। तो लोड लेने की, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं।
पर रेगुलर पढ़ाई करते चलो। और मेरे ख्याल से रेगुलर पढ़ने की आदत तो है तुम में से ज्यादातर लोगों को, तो उस अच्छी आदत को बिगाड़ो मत, ठीक, बिना लोड लिए, बिना टेंशन लिए, है ना, सिर्फ एक कंफर्टेबल पेस से अपना पढ़ते चलो, काम को पेंडिंग मत रखो। तो ये पॉइंट नंबर 1 था। पॉइंट नंबर 2, क्लास नोट्स प्रिपेयर करो, टेक्स्ट बुक्स और रेफरेंस बुक्स जो तुम्हारे सब्जेक्ट टीचर्स बता रहे हैं उसको पढ़ते चलो और प्रैक्टिस करो। जैसे सर का सब्जेक्ट, कर्मा सर का सब्जेक्ट ईडी, इसमें प्रैक्टिस की जरूरत है, करना पड़ेगा आगे रहकर, तो ईडी में प्रैक्टिस करना पड़ेगी। मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस करना पड़ेगी, अनसॉल्व प्रॉब्लम्स करना पड़ेंगे। तो जिस सब्जेक्ट में ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है वो प्रैक्टिस करते चलो। तो क्लास नोट्स बनाओ, टेक्स्ट बुक और रेफरेंस बुक्स जो टीचर सजेस्ट कर रहे हैं, या जो इंटरनेट से भी तुमको अपडेटेड मटेरियल मिलता है अपनी फील्ड का, अपने सब्जेक्ट का, उसको पढ़ते चलो, रीडिंग की हैबिट डेवलप करो और प्रैक्टिस करो। क्लास नोट्स यूजफुल होते हैं कि नहीं होते हैं, फिर से मुझे इंटरैक्ट करके बताओ, हाँ या ना, क्लास नोट्स यूजफुल है नहीं है? Yes, sir. अब एक और काम की बात बताता हूं, है ना, अब एक और काम की बात बताता हूँ इसी पॉइंट से रिलेटेड, ठीक, बड़ा ओपनली मैं कह रहा हूं। अपना सिस्टम ऑटोनॉमस सिस्टम है। जो सब्जेक्ट टीचर क्लास में पढ़ा रहे हैं, जैसे ईडी विजय कर्मा सर पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री अगले सेमेस्टर में मैं पढ़ाऊंगा, तो जो टीचर क्लास में पढ़ा रहे हैं, एक्सेप्शन केस छोड़ दो, एक्सेप्शन 100 में से एक बार होता है, मैं बाकी 99 टाइम्स की बात कर रहा हूं, वही टीचर क्वेश्चन पेपर, टेस्ट पेपर, एग्जाम पेपर सेट करेंगे, ठीक। ऑटोनॉमस सिस्टम है अपना, जो सब्जेक्ट टीचर क्लास में पढ़ा रहे हैं वही आपका एग्जाम पेपर, टेस्ट पेपर, क्वेश्चन पेपर सेट करेंगे। एक्सेप्शन वाले केस की मैं बात नहीं कर रहा हूं जो 100 में से एक बार होती है। अब मुझे बताओ, ये बात सुन के क्लास नोट्स का इंपॉर्टेंस और बढ़ गया कि और कम हो गया? बढ़ गया। और बढ़ गया। तो समझदार बच्चा तो इतना अंदाजा लगा लेता है कि टीचर ने क्लास में ये वाला टॉपिक बहुत डिटेल में कराया था, बहुत डेप्थ में जाके कराया था, इसकी काफी प्रैक्टिस कराई थी, मतलब इसका एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा हैं कि कम है? ज्यादा है। और जितने डिफिकल्टी लेवल तक टीचर गए हैं, तो मान के चलो कि उतने डिफिकल्टी लेवल के उसमें क्वेश्चंस भी आएंगे, ठीक। और एक बात कहता हूं, है ना, यूजफुल है ये बात, ध्यान से सुनना मेरी, इसी पॉइंट को कंटिन्यू कर रहा हूं, सेकंड पॉइंट को। सेमेस्टर यूजुअली कितने महीने का होता है? क्या सुनते आए हैं अपन अपने सीनियर्स से घर में? 6 months. 6 months। जरा तुम्हारा कैलेंडर देखो, दोनों सेमेस्टर कितने कितने महीने के? 3 months, है ना, लगभग 3-3, 3.5 महीने के। तो वो जो 6-6 महीने का सेमेस्टर अपन सुनते आए हैं अपने घर में, अपने सीनियर्स से, अपने एल्डर्स से, तो तुम्हारा कैलेंडर तो वो सेमेस्टर को 3.5 महीने का कह रहा है। और देखो जून एंड में तुम्हारा फर्स्ट ईयर खत्म हो रहा है, जून एंड में। ऐसा क्यों किया? इसके पीछे कोई रीजन बताओ, एक लाइन में सिंपल रीजन। ताकि सेकेंड ईयर से जो तुम्हारी डिरेल्ड, जो लेट गाड़ी चल रही है, वो पटरी पर आ जाए। सेकेंड ईयर तुम्हारा जुलाई से, अपना एकेडमिक ईयर जुलाई से शुरू होता है। नॉर्मल कोर्स में फर्स्ट ईयर की काउंसलिंग जुलाई एंड तक खत्म होके अगस्त में हम शुरू कर लेते थे, नॉर्मल कोर्स में, जो ये कोरोना काल को छोड़ दें तो जो गाड़ी लेट हो गई है, अगस्त वाला सेशन जो नवंबर में शुरू हुआ, तो उसको थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करते हुए, थोड़ा थोड़ा छोटा करते हुए, सेकेंड ईयर लेट ना हो, उसको हम टाइम पर ले आए। जैसे कोई लंबी दूरी की ट्रेन लेट चलती है तो फिर वो कवर भी तो करती है बीच में, थोड़ी स्पीड बढ़ाकर, स्टॉपेजेस को कम करके, ताकि वो डेस्टिनेशन पर समय पर पहुंच जाए। तो यही तो हम सब चाहते हैं, तो उसको सेकेंड ईयर से पटरी पर लाने के लिए। हाँ, पर अब इसमें एक समस्या थोड़ी सी तो आएगी, समय कम मिलेगा, 3.5 महीने का सेमेस्टर है, तुमने अभी सबने कहा। तो कई बार ऐसा भी होगा कि कुछ टॉपिक्स को कहना नहीं चाहिए, पर ओपनली मैं कह रहा हूँ, कुछ टॉपिक्स को टीचर थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड मोड में, थोड़ा सा सुपरफिशियल मोड में, उसकी कम प्रैक्टिस करा के, अगर 5 सवाल प्रैक्टिस के लिए देना थे तो समय देखते हुए 1 ही सवाल दिया प्रैक्टिस के लिए, मतलब थोड़ा सा उसको सुपरफिशियल या फास्ट फॉरवर्ड मोड में पढ़ाया। अब तुम मुझे बताओ, एग्जाम में अगर इस पर क्वेश्चन आएगा तो डिफिकल्टी लेवल इसकी भी बहुत ज्यादा होगी कि थोड़ी डिफिकल्टी लेवल इसकी कम रहेगी? सिंपल क्वेश्चन आएंगे ऐसे टॉपिक पर?
कम हो जाएगी सर डिफिकल्टी लेवल। हाँ, तो कहने का Simple मतलब आएंगे। ऑटोनॉमस सिस्टम में, बड़ा ओपनली मैं कह रहा हूँ, ऑटोनॉमस सिस्टम में टीचर के पढ़ाने के स्टाइल से अपने को एग्जाम का थोड़ा बहुत अंदाजा, थोड़ा बहुत क्या अच्छा खासा अंदाजा लग जाता है। बात एग्री मेरी? बात ठीक है मेरी? यस सर। ओके जी सर। कहने का Yes, मतलब sir. क्लास नोट्स का इंपॉर्टेंस और बढ़ गया ऑटोनॉमस सिस्टम में। हाँ, पर विजय कर्मा सर हमेशा कहते हैं कि ओवर में एक बाउंसर तो अलाउड है। सही बात है सर। इसका मीनिंग समझ गए? ओवर में एक बाउंसर अलाउड है मींस, यस समझ सर। गया सर। हाँ, मतलब क्वेश्चन पेपर इतना भी ऐसा ना हो कि अरे बोले ये तो हमने पहले ही पूरा अंदाजा लगा लिया था। भाई उसमें कुछ तो अनप्रेडिक्टेबिलिटी होना चाहिए। तो ओवर में यकीन मानो आजकल एक ही बाउंसर अलाउड है, दूसरे बाउंसर को तो नो बॉल दे दी जाती है। कर्मा सर ज्यादा 2 बाउंसर तो आप भी नहीं डालेंगे ना? सर जितनी परमिसिबल लिमिट है बस उतनी क्योंकि कर्मा सर मेरे से ज्यादा बाउंसर डालते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना है सर। में ऑन द लाइटर नोट कह रहा हूँ, मजाक में कह रहा हूँ। पर देखो, बड़ी खुली भाषा में मैंने कह दिया, इससे अंदाजा लग गया टीचर के पढ़ाने के स्टाइल से, टीचर किस टॉपिक को कितने डेप्थ में गए हैं, कितना टाइम डिवोट किया है। तो यकीन मानो उससे एक अंदाजा लग जाता है ऑटोनॉमस सिस्टम में कि क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का रहेगा, ओवर में एक बाउंसर को अलाउड रखते हुए। ठीक, तो ये दूसरा पॉइंट मेरा था कि क्लास नोट्स रेगुलर अपने बनाते चलो। ऑटोनॉमस सिस्टम में तो वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए, बात कर ही चुके हैं। टेक्स्ट बुक्स पढ़ो, रेफरेंस बुक्स पढ़ो, तुम्हारे सब्जेक्ट टीचर्स तुम्हें क्लास के दौरान बताएंगे कौन सी बुक्स फॉलो करना है, और प्रैक्टिस करो। तीसरा पॉइंट, तीसरा और आखिरी पॉइंट जो निचोड़ मैंने निकाला है, वैसे ये पॉइंट होशियार बच्चे पर तो पूरी तरह एप्लीकेबल नहीं है, पर जो थोड़ा सा होशियार के नीचे वाली कैटेगरी जो होती है, एवरेज और बिलो एवरेज, उस पर ये पॉइंट ज्यादा एप्लीकेबल है। तीसरे नंबर का और आखिरी नंबर का पॉइंट, कोई भी पेपर, कोई भी सब्जेक्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना सबसे आसान होता है, फर्स्ट अटेम्प्ट में, है ना। इंजीनियरिंग में एक वर्ड चल रहा है, शायद तुम मेरी पूरी बात नहीं समझे, कुछ एग्जांपल्स दे करके बताऊंगा। एक वर्ड चलता है ATKT। ये ATKT क्या होता है? घर में सुना है तुमने ये वर्ड सीनियर? सर बैक लगना. रिपीटर। हाँ, बैक लगना, उस सब्जेक्ट में फेल हो जाना। पर इंजीनियरिंग में एक करिश्मा और है। मान लो फर्स्ट सेमेस्टर में अपन एक सब्जेक्ट में रुके ना, ऐसा मैं चाहता हूं, पर ऐसा होता है यूजुअली, अपन आइडियल सिचुएशन नहीं हो सकती हमेशा। किसी बच्चे का एक सब्जेक्ट रुक गया, किसी का 2 सब्जेक्ट रुक गया, मतलब वो उसमें फेल हो गया, तो वो सेकंड सेम में प्रमोट होगा कि नहीं होगा? सर हो होगा जाएगा। सर। हाँ, हो जाएगा. हो जाएगा। ATKT है ना, अलाउड टू कीप टर्म। आपके दया से सब हो सर वो जाएगा। थर्ड सेमेस्टर में देगा, पर सेकंड ईयर के बच्चों के साथ। पर एक बात इसमें और इंटरेस्टिंग मैं कहूँ, तुम्हारे 6 सब्जेक्ट होते हैं हर सेमेस्टर में, है ना। अभी तुम्हारे फर्स्ट सेमेस्टर में 6 सब्जेक्ट्स हैं, वो टाइम टेबल तुमने देख लिया। एक जनरल बात मैं तुमसे पूछूं, तुम थोड़ा सा उसका लॉजिकल गेस करके मुझे बताना। एक इंजीनियरिंग में बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड अपन यूज करते हैं, ऑल क्लियर। बच्चा सभी सब्जेक्ट में पास, ऑल क्लियर मतलब पार्टी, है ना, वी आर हैप्पी, सभी सब्जेक्ट में पास हो गए। हो सकता है कोई 1 में रुके, कोई 2 में रुके, है ना, मतलब वो ऑल क्लियर कैटेगरी में नहीं आता। क्या पास परसेंटेज एक्सपेक्ट करते हो तुम ओवरऑल? मैं राउंड फिगर में कह रहा हूं, अपने कॉलेज में, अपने यहाँ पर तुम्हारी ब्रांच में, क्या तुम पास परसेंटेज एक्सपेक्ट करते हो? ऑल क्लियर का क्या परसेंटेज रहता होगा? 35. नंबर नहीं पूछ रहा हूँ यार, पासिंग मार्क, पास परसेंटेज। 70 बच्चों की क्लास में कितने बच्चे ऑल क्लियर हो जाते हैं? 35। 50. मतलब 50%। 55। देखो, पूरे लगभग 70 में ये होते हैं, परसेंट, लगभग कह रहा हूँ, ऑफ कोर्स ये हर साल कोई आंकड़ा हर साल तो एक जैसा रहेगा नहीं, वेरिएशन इसमें राउंड ऑफ करके कह रहा हूँ, ये लगभग 70% के आसपास रहता है, 70% के आसपास लगभग। इसमें वेरिएशन रहेगा, मेरी बात को बिल्कुल पकड़ मत लेना एकदम, क्योंकि इसमें हर ईयर टू ईयर, बैच टू बैच इसमें वेरिएशन आएगा। हर साल वो आंकड़ा कांस्टेंट नहीं रहेगा, जैसे मानसून की बारिश हर साल एक सरी की नहीं होती। ये 70% के आसपास, मतलब 70 की क्लास में 50 बच्चे पास हो जाते हैं और 20 बच्चे ऐसे रहते हैं जिनका कम से कम एक सब्जेक्ट रुकता है, तो वो ऑल क्लियर में नहीं आते, फिर वो परेशानी में पड़ते हैं। अच्छा, एक बात और पूछूं मैं, ये मैं ऑफलाइन मोड की बात कर रहा हूँ, कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल और दूंगा अभी। 6 सब्जेक्ट हैं, बच्चा जेई क्लियर करके आ रहा है, रैंक उसकी अच्छी है, तभी तो उसको आईटी मिला, आईटी, जीएस, आईटीएस जैसे अच्छे इंस्टीट्यूट उसको मिले।
रैंक उसकी कंपैरेटिवली बेटर है, क्या 6 में से 6 में कोई फेल हो सकता है? नो हाँ हो सकता है हो सकता है नो सर। यार सर, बच्चा हो जाएगा। आईआईटी जेई क्लियर करके आ रहा है, नो सर। रीजनेबल रैंक उसकी है, अगर रैंक उसकी बहुत ही खराब होती तो उसको आईटी में कोई ब्रांच ही नहीं मिलती है ना, जीएस आईटीएस या आईटी के लिए वो एलिजिबल ही नहीं होता काउंसलिंग में। कंपैरेटिवली वो बच्चा अच्छा है पढ़ने में, कंपैरिजन में बात मैं कर रहा हूँ, तभी तो उसको आईटी अलॉट हुआ काउंसलिंग के दौरान। पर इसका उत्तर ना मैं जानता हूं और ना शायद कर्मा सर को भी इसका उत्तर नहीं पता होगा कि ऐसे केसेस क्यों आते हैं कि 6 में से 6 में फेल हो गया। हमको बड़ा आश्चर्य होता है, पर आते हैं सर, हर साल ऐसे केसेस आते हैं। जी सर। देखो तो ये सर एक थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी। हाँ, सर ने बोला कि आप सब जेडब्ल्यू पास करके आए हैं, सो इट मींस सबके पास इंटेलिजेंसी है, सब एक पार है, किसी को न ज्यादा आता है न किसी को कम आता है, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट सब फुलफिल करके आए हैं। अब उस इंटेलिजेंस को कौन किस तरह से यूज करता है, बस ये उस पर डिपेंड करता है, और कुछ नहीं, सिंपल। जितना नॉलेज बाकियों के पास है उतना सभी के पास है। मतलब कोई बच्चा ये सोचे कि यार इसके पास ज्यादा नॉलेज है और मेरे पास नहीं है, तो बिल्कुल गलत, क्योंकि जो एक लेवल का नॉलेज चाहिए वो आप सभी ने क्रॉस किया है, तो थ्रेशोल्ड सबके पास है। सब ये है कि उस नॉलेज को कौन किस लेवल तक यूज करता है, दैट इज वो थिंग, बस और कुछ नहीं। तो घबराना नहीं कि इसको ज्यादा आता है, मुझे नहीं आता, इसने प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया, मैं नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं सोचना। आप ट्राई करना, कभी भी अपनी होप मत छोड़ना। एक अटेम्प्ट में ट्राई नहीं हुआ, आप क्वेश्चन लेके बैठे, यार हो ही नहीं रहा, दूसरी बार ट्राई करना, तीसरी बार ट्राई करना, नहीं हो तो टाइम बिंग उसको छोड़ देना कि अभी तो छोड़ो उसको। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम प्रॉब्लम में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हमें ऐसे हो जाते हैं कि हमें उसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं है, तो हमें सॉल्यूशन भी उसी में घूमते रहते हैं, जबकि सॉल्यूशन होता है कि सर्कल से बाहर ये पड़ा हुआ है। तो कई बार हम इस सॉल्यूशन में इतने घूमते रहते हैं कि हमें समझ में ही नहीं आता यार कि इसका सॉल्यूशन क्या निकलेगा, सॉल्व कैसे होगा। तो उस टाइम तक कभी ऐसा सिचुएशन बने तो उसको बंद करके सो जाना, घूम लेना, फिर उठ के फिर उसको रिवाइव करना बाद में, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 1 दिन बाद। फिर जब आप उसको रिवाइव करोगे ना जहां आप छोड़े थे, आपको ऐसे सॉल्यूशन मिलेगा कि यार ये तो इतना सा काम था। तो सब आपकी इंटेलिजेंस का यूज, सब इंटेलिजेंट है। मैं कभी किसी बच्चे को ये नहीं मानता कि इसको ज्यादा आता है, इसको कम आता है। द थिंग इज दैट कि उसने अपने इंटेलिजेंस को किस लेवल पे यूज किया है, बस। कई बार होता है, कोई बच्चे होते हैं उनको एक बार में समझ में आ जाता है, किसी को 2 बार में आता है, किसी को 3 बार में आता है, और किसी को लगता है कि थोड़ा और ज्यादा उसको अटेम्प्ट रिक्वायर होते हैं उसको समझने के लिए। तो कभी भी आप किसी भी टीचर से क्वेश्चन पूछने में शर्म मत करना। क्वेश्चन पूछने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, बेशर्म होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन पूछने में बिल्कुल बेशर्म बनना। रिस्पेक्ट अपनी जगह, सब कुछ अपनी जगह, सब है, ऐसा नहीं कि बेशर्म हो गए तो कुछ भी उठपटांग पूछ लो ना। आप टीचर से क्वेश्चन पूछ सकते हो, लेकिन पूछना है आपको क्वेश्चन, उसमें शर्म नहीं करना कि सब मैं आऊंगा तो जिसने कर लिया वो क्या सोचेगा है कि इसको इतना भी नहीं आता। नहीं, ये मत सोचना कभी, ठीक है। आपको लग रहा है कि आपको नहीं आ रहा है, आप बिल्कुल पूछ लो, उसमें शर्म मत करना। तो आप सब एक इक्वल लेवल पे हैं, सभी के पास में जितना नॉलेज चाहिए इस क्रैक करने के लिए, यहां तक आने के लिए, उतना सभी के पास में है। बस आप उस नॉलेज को इंक्रीज करते चलो, और वो होगा आपकी प्रैक्टिस से, ठीक है सर। ठीक है, चलो कर्मा सर ने मेरी बात को और सपोर्ट कर दिया। तो बस मैं फिर से वो 3 पॉइंट समराइज कर चुका हूँ कि रेगुलर अपनी पढ़ाई करते चलो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। सर ने भी यही कहा, लोड लेने की जरूरत नहीं, टीचर्स हैं आपके हेल्प करने के लिए, क्वेश्चंस बिल्कुल पूछें। दूसरा पॉइंट अपन बात कर ही चुके हैं, क्लास नोट्स अपने बनाएं, टेक्स्ट बुक्स, रेफरेंस बुक्स जो टीचर्स ने की है वो पढ़ें, प्रैक्टिस करते चलें। और तीसरा पॉइंट तो अपन बात कर ही चुके थे कि फर्स्ट अटेम्प्ट में वो पेपर क्लियर करना सबसे आसान होता है। तो बस एक रेगुलर पेस से अपना पढ़ते रहो, और उम्मीद अपन करें कि ऑफलाइन क्लासेस भी जल्दी शुरू हो।
इंडक्शन प्रोग्राम तुम्हारा करना है, पिछली बार तो ऑनलाइन कर पाए थे, अब देखते हैं इस बार कैसा होता है, उसके लिए भी थोड़ा सा भी समय लगेगा। वेट कर रहे हैं हम सभी की कब ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो। और फिर से मैं वही कहूंगा कि आईआईटी की वेबसाइट रेगुलर देखते रहो और व्हाट्सएप ग्रुप रेगुलर चेक करते रहो, सभी क्लास की लिंक्स उसी पर आएंगी। आज या कल में, मोस्ट प्रोबेबली कल ही करूंगा मैं, वो की कॉन्टेक्ट्स में डालूंगा, उसमें कुछ फोन नंबर बस मेरे को और कलेक्ट करना है, तो वो 4-5 की कॉन्टेक्ट्स की किस काम के लिए किससे कांटेक्ट करना है, खासतौर से वो स्कॉलरशिप वाली क्वेरी बच्चों की सबसे ज्यादा रहती है, और वो टीचर से तुम क्लास में पूछते हो क्योंकि इंटरेक्शन तो टीचर से ही हो पाता है क्लास में, और टीचर्स डेफिनेटली उनका डोमेन नहीं है, वो आंसर नहीं उसका पूरी तरह से दे पाते, तो वो की कॉन्टेक्ट्स में लिख दूंगा, तो वो तुम्हारे लिए भी इजी रहेगा। तो मेरी बात लगभग पूरी हुई। हाँ, वो स्क्रीन शेयरिंग में मुझे एकेडमिक कैलेंडर, सर एक मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं सर। हाँ सर, बस ये स्क्रीन शेयर करके एक बार एकेडमिक कैलेंडर बच्चों को दिखा दें, वैसे तो ये देख चुके हैं। बेटा ये स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर। हाँ, बस तो एक नजर इस पे मार लो, वैसे तो तुम सभी देख चुके हो। देखो सेमेस्टर ये दोनों तुम्हारे छोटे हैं। टेस्ट की डेट्स लिखी हुई है, इसको फॉलो कर सकते हो। टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, 3 में से 2 बेस्ट टेस्ट के नंबर जुड़ते हैं, तो दिसंबर, जनवरी और फरवरी लगभग 1-1 महीने के गैप से तुम्हारे 3 टेस्ट हो जाएंगे। फिर फरवरी में एग्जाम होगी जो ये 5 मार्च को खत्म होगी एज पर द कैलेंडर। फिर वो जो सेमेस्टर ब्रेक जिसे तुम कहते हो, वो सेमेस्टर ब्रेक इसमें कितने दिन का दिख रहा है? एक दिन का। एक दिन का। सेमेस्टर ब्रेक तो वो 6 मार्च को संडे आ गया बोले इसलिए मिल गया, नहीं तो शायद वो भी नहीं देते। तो है ना, सेमेस्टर को छोटा किया हुआ है ताकि वो गाड़ी जुलाई से पटरी पर आ जाए। तो 7 मार्च से अगला सेमेस्टर शुरू होगा, फिर वही 1-1 महीने के गैप से 3 टेस्ट हैं बराबर। देखो 1-1 महीने का गैप है, अप्रैल का फर्स्ट वीक, मई का फर्स्ट वीक, जून का फर्स्ट वीक, और फिर जून एंड में सेमेस्टर एग्जाम, ताकि जुलाई से तुम्हारा सेकेंड ईयर शुरू हो सके। 3 में से 2 टेस्ट देना कंपलसरी है। इसके और जो ग्रेडिंग पैटर्न क्या है, सीबीसीएस स्कीम के बारे में क्या है, डिटेल्स हैं, ये इंडक्शन प्रोग्राम में और क्लियर हो जाएगा। कोई क्वेरी हो तो ले सकते हैं, मेरी बात वैसे लगभग पूरी हुई। कोई क्वेरी हो तो अपन ले सकते हैं बिल्कुल तुम्हारी तरफ से। नो सर। E&I ब्रांच के सीआर भी जुड़े हैं क्या? शिवांग श्रीवास्तव और संजना खत्री। यस सर। हाँ यार, एक बार कैमरा ऑन करके जरा एक बार देख लें बच्चा कौन है। वैसे टोटल मिला के सीआर की एक मीटिंग अपन अलग करने में, जैसा मैंने कहा था कि उन्हें सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयर करना है। यस सर। सीआर भी कई बार जैसे बच्चे पूछते हैं कि सर इससे हमें क्या एडवांटेज मिल रहा है, तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज तो यही मिल रहा है कि भैया तुम्हारी भी, सीआर के लिए कह रहा हूँ, नेगोशिएशन स्किल इंप्रूव होती है, एक टीम को साथ में लेकर के कैसे चलते हैं ये स्किल इंप्रूव होती है, अपनी बात कैसे कहना है, कन्विंस कराना है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक पर्सनालिटी ग्रूमिंग करता है। तो एंजॉय करो, उसमें कोई लोड लेने वाली बात नहीं, सभी तुम्हारे दोस्त हैं। और बस मैं मेरी बात को कंक्लूड करता हूँ हैप्पी नोट पे कि जिंदगी में देखो अच्छे लोग कहाँ कहाँ पर मिलते हैं। अगर मुझसे एग्री नहीं कर रहे हो तो मुझे कंट्राडिक्ट करना, अगर तुम्हारा एक्सपीरियंस कुछ और कहता हो तो। अगर नंबर 1 घर पे मम्मी डैडी और अपने जो रिलेटिव्स हैं, जो फर्स्ट रिलेटिव्स है ना, पेरेंट्स का तो कोई तोड़ हो ही नहीं सकता, तो ये हमेशा तुम्हारे वेल विशर हैं। नंबर 2 तुम्हारे स्कूल के टीचर्स और तुम्हारे कॉलेज के टीचर्स, ये तुम्हारे हमेशा वेल विशर्स हैं। स्कूल के टीचर्स, खैर वो लाइफ अब निकल गई तुम्हारी, और अब आने वाली तुम्हारी लाइफ कॉलेज के टीचर्स, क्योंकि यकीन मानो दुनिया में वेल विशर कम और टांग खींचने वाले ज्यादा मिलेंगे रियल वर्ल्ड में। अभी तो तुम प्रॉक्टर्ड वर्ल्ड में हो, एक मतलब अम्ब्रेला के नीचे हो, अपने घर में भी और स्कूल कॉलेज में भी। तो ये बात मेरी हमेशा मान करके चलना कि अपने पेरेंट्स और एक अपने टीचर्स, जो स्कूल के टीचर्स हो या कॉलेज के टीचर्स हो, वो वाकई में अपने वेल विशर हैं, क्योंकि बाकी दुनिया तो कैसी है तुम जानते हो, धीरे धीरे अब जानने लग जाओगे, अब बड़े हो गए। ठीक, तो दुनिया में फिर नुकसान पहुंचाने वाले और टांग खींचने वाले लोग ज्यादा हैं। तो घर पर पेरेंट्स, वो तो खैर फुल फेथ अपन करते ही हैं बचपन से उन पर, और एक अपने टीचर्स, ये अपने रियल वेल विशर्स हैं। और संगत अपनी अच्छी बनाओ, बस ये एक आखिरी टिप मैं हर बच्चे को देता हूँ।
जब ऑफलाइन क्लासेस शुरू होंगी, दोस्ती करोगे तो अपनी संगत अच्छी रखोगे, क्योंकि ये बनाती भी है बिगाड़ती भी है। मैंने कर्मा सर और हमारे दूसरे टीचर्स ने कई ऐसे बच्चे देखे हैं जो अच्छे बैकग्राउंड से आते थे, पर संगत ने कुछ ऐसा करिश्मा करा कि फिर वो डेटोरिएट होते चले। ऑफ कोर्स ये नेगेटिव एग्जांपल है। इसके अलावा पॉजिटिव एग्जांपल्स हमने कई देखे हैं। कर्मा सर भी ऐसे कई केसेस गिना सकते हैं कि बच्चा आता थोड़ा वीकर बैकग्राउंड से था, इकोनॉमिक स्टेटस भी उसका वीक था, पर उसने संगत अच्छी रखी, उसने मेहनत अच्छी करी और आज वो ऊंचे मुकाम पर पहुंच गया। ऐसे एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स हो सकते हैं। ये बात सुन के एक बहुत एक इंसिडेंट सुनाता हूँ सर। हाँ सर। आई थिंक 2004 की बात है। 2004 यस, एडमिशन लिया था बच्चों ने, और उस बच्चों में जो है वो एक गर्ल थी। तो मुझे आज भी याद है, वो ए ब्लॉक अपना मेन गेट का एंट्रेंस है, और यहाँ सीढ़ी पर बैठकर इतनी रो रही थी। उसको पता नहीं क्या रोना आ रहा था कि बोले मैं घर छोड़ के आई हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझसे कोई बात नहीं कर रहा है और कोई ये नहीं कर रहा है। तो मैंने उससे पूछा, फिर गोविंद सर भी आ गए और ये करके तो कहाँ की है बच्ची। पहले तो रोना बंद कर, उसको नॉर्मल किया। नॉर्मल करने के बाद में फिर पूछा कि क्या समस्या है, कि मुझे मम्मी पापा की याद आ रही है और मैं बिल्कुल भी नहीं रह पाऊंगी, मैं तो बस जा रही हूँ और मेरे को नहीं करना इंजीनियरिंग, मुझे नहीं पढ़ना। तो हमने उन्हीं की क्लास के कुछ बच्चे और सीनियर क्लास के जो बच्चे थे उनको बुलवाया और उनसे बोला कि इसका जरा ध्यान रखो, और उनसे बातचीत करवाई। फिर कुछ उनके टाउन की जो है वो स्टूडेंट वो भी मिल गए। तो ऐसा करके उसके हवाले करके जो है वो नॉर्मल हुई, और फिर उनके साथ गर्ल्स हॉस्टल में ही रूम भी मिल गया, तो वो साथ में बिल्कुल रहने लगी। फिर कुछ टाइम बाद हमने पूछा कि क्यों, घर की याद आ रही क्या? बोले नहीं सर, अभी तो अच्छा लग रहा है मुझे। सो पहला दिन उसका, और उसके बाद में उसका जो 10th डे या 30 डे या एक सेमेस्टर बाद में उससे पूछो तो बोले कि नहीं सर, अब तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो यदि वो पहले दिन ही रोती और घर चली जाती और कि नहीं करना इंजीनियरिंग, तो आई थिंक वो उसके लिए अच्छा नहीं होता। बट ड्यू टू सपोर्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एज वेल एज द टीचर्स, कुछ टीचर्स से कुछ स्टूडेंट्स से उनके सपोर्ट के कारण उसको एक मोरल बूस्ट मिला कि नहीं, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ में और भी लोग हैं। तो इस तरह से आज की तारीख में यदि बात करें तो बहुत अच्छी पोजीशन पर है कारपोरेट में, कंपनीज में, बहुत अच्छी कंपनी में एक अच्छी पोजीशन पर जो है वो वर्क कर रही है। सो संगति, दैट इज बिकॉज कि उसको कुछ मोटिवेशन, कुछ संगति भी दी कि हमने भी इन बच्चों को मिलाया कि आप इनसे बात करो, जो कि उसकी क्लास के भी थे, कुछ सीनियर्स भी थे। सो सर ने कहा ना कि संगति अच्छी करो, तो संगति अच्छी करने का दैट इज वन ऑफ द एडवांटेज कि आज उसकी पोजीशन यदि आप देखोगे तो वो एक बहुत अच्छी पोजीशन पर है कारपोरेट में। ठीक है, तो बिल्कुल आप अभी सिंस ऑनलाइन है तो अभी आप घर में कंफर्टेबल है, लेकिन जब ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होगी और जब आप घर छोड़ के आओगे दूर, तो इनिशियली कुछ लोगों को, क्योंकि वो घर से दूर रहेंगे तो हो सकता है होम सिकनेस भी होती है, कि ऐसा लगेगा कि हम कहाँ फंस गए, कहाँ आ गए। तो घबराना नहीं, सब साथ में ही रहते हैं आपके। टीचर्स आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू, ना, टीचर्स आपकी हेल्प करने के लिए होते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स भी होते हैं जो कि हेल्पफुल रहते हैं। तो ऑलवेज जो वो संगति अच्छे की करें, और यदि कोई खराब उस पर जा रहा है पाथ पे, तो उसको हमें रोकना है, उसको वापस लेके आना, ठीक है, ताकि उसका जो फ्यूचर है वो सुधर सके। अदरवाइज देयर आर सम इंसिडेंसेस, कुछ ऐसे भी इंसिडेंट्स हुए कि जैसे सर ने बोला था कि नेगेटिव एग्जांपल, कि कुछ बच्चे जो हैं आए घर से और वो डिटीरियरेट होते चले गए, तो वो उनकी हालत ऐसी हो गई कि उन्होंने जो है वो 4 साल की इंजीनियरिंग वो कंप्लीट ही नहीं कर पाए। कुछ ने छोड़ दी, या कुछ ने जो 5 इयर्स या 6 इयर्स में कंप्लीट की। तो दैट इज बिकॉज कि पाथ जिस पे हम थे वो पाथ हमने गलत चूज कर लिया, और गलत रास्ते पे निकल जाते तो हमें वहां से वापस आने में टाइम लगता है। हम आ जरूर जाते हैं, लेकिन वो जो पाथ होता है, जो रोड वापस हमें लेकर आता है,
वो थोड़ा लंबा हो जाता है और कुछ नहीं। सो हम जो भी है हम ये ध्यान में रखें कि हम सब एक लेवल पर हैं। कभी मत सोचना कि इसने प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया तो इसको ज्यादा आता है, ज्यादा किसी को नहीं आता है, कोई ज्ञानी नहीं है, सब सीखते हैं। द मोर यू लर्न द मोर यू गेट, सीधी सी बात है। और सीखने के लिए शर्म नहीं करना। मुझे कुछ सीखना होता है, मैं आप लोगों से भी सीखता हूँ, मैं शर्म नहीं करता। यदि मुझे कुछ नहीं आ रहा है कि किसी टूल को मैं यूज नहीं कर पा रहा हूँ और आप में से किसी ने वो टूल को यूज कर लिया, तो मैं सीधा बोलता हूँ कि भैया मुझे सिखा दो, दैट्स इट। तो सीखने के लिए कभी शर्म नहीं करना। क्यों मंडलोई सर, सही है ना? सर बिल्कुल, वो तो इटरनल है, हमेशा चलता रहेगा। बिल्कुल। तो बस आप अपने जितना भी नॉलेज आपने गेन किया है, जो भी कि आपको उसको अप्लाई करना है, और अप्लाई करने में आपको जिसकी मदद लेनी हो आप ले सकते हैं। ठीक है? हाँ सर, और कुछ? ठीक है बच्चों, तो बात पूरी हुई। अपडेट्स अभी आते रहेंगे, अभी बहुत सारी चीजें बची हैं। तुम लोगों को पहले तो रोल नंबर्स आएंगे वेबसाइट पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर हम अपडेट करेंगे। फिर तुम लोगों की ईमेल आईडीज क्रिएट होंगी iitdavv.edu.in वाले डोमेन पर। जैसे हम लोगों के ईमेल आईडी है, तुम्हारे रोल नंबर से ईमेल आईडी क्रिएट होगी। फिर तुम्हें यूनिवर्सिटी का इनरोलमेंट फॉर्म ऑनलाइन भरना पड़ेगा। फिर आईडी कार्ड्स, हाँ आईडी कार्ड्स तुम्हें लेना पड़ेंगे, क्योंकि उसके बाद ही तुम बाकी सेंट्रल फैसिलिटीज को अवेल कर पाओगे, जो यूनिवर्सिटी की बाकी सेंट्रल फैसिलिटीज हैं। तो कॉलेज का एक आईडी कार्ड तुम्हारा बनेगा। तो अभी ये कुछ वैक्सीनेशन स्टेटस के लिए गूगल फॉर्म हम शेयर करेंगे जल्दी, तो उसको रिस्पॉन्ड करना। तो बस मैं बात मेरी कंक्लूड कर रहा हूँ कि वेबसाइट को रेगुलर देखते रहो, व्हाट्सएप ग्रुप को देखते रहो, सीआर मैसेज को आगे फॉरवर्ड करते रहेंगे और उसका कंप्लायंस लेते रहेंगे। और सभी बच्चे मैसेजेस को रिस्पॉन्ड करें। जो मैसेज हमने, जो फॉर्म हमने दिया है उसको एज अर्ली एज पॉसिबल, उसमें अननेसेसरी डिले करे बगैर उसको रिस्पॉन्ड करें, उसको रिस्पॉन्ड करते रहें। पढ़ाई आसान है, ऐसे कोई बहुत मुश्किल नहीं है। अगर अपन, जैसा कर्मा सर ने भी बोला, रेगुलर पेस से पढ़ते चले और इंटरेस्ट लेके करते चले। बात फिर वो इंटरेस्ट लेने वाली भी है। किसी चीज में इंटरेस्ट लें तो उत्साह और वो एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, और उसी को अगर भारी मन से करें, बोझा मान के करें, बेमन से करें, तो निश्चित तौर से फिर परफॉर्मेंस वैसा नहीं मिलता। तो एक अपन भी एक, तुम लोग तो एनर्जी से भरपूर हो, हमारे एज ग्रुप से ज्यादा एनर्जी तुम में है अभी, तो इंटरेस्ट लेकर के उसको पढ़े और भी इंटरएक्टिव है ना। कॉलेज का माहौल कंपैरेटिवली रिलैक्स रहता है स्कूल जैसा। स्कूल जैसी पुलिसिंग नहीं होती जो शायद कुछ स्कूलों में होती है, तो माहौल यहाँ कंपैरेटिवली रिलैक्स्ड मिलता है। सर ने बोला क्वेश्चन पूछने में शर्म नहीं करना, सो बी इंटरएक्टिव। ठीक, तो बात मैं पूरी कर रहा हूँ। कोई क्वेरी हो तो, एक आध क्वेश्चन हो तो ले सकते हैं, फिर मीटिंग को क्लोज करते हैं। सर हॉस्टल के लिए सर हॉस्टल का आंसर आपको करना पड़ेगा, क्या अपडेट है? हाँ, सिंस आई एम हॉस्टल वार्डन आल्सो, और हॉस्टल अभी जो है सारे हॉस्टल्स ओपनिंग का जो भी है वो हम डिपेंड है गवर्नमेंट गाइडलाइंस पर। जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइन आएगी, अभी जैसे गवर्नमेंट ने लास्ट टाइम जो गाइडलाइंस दी थी उसमें ये कहा था कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को ही हॉस्टल में अभी देना है, उन्हीं के लिए हॉस्टल ओपन है। फिर बोले उसके साथ में गाइडलाइंस में ये भी था उनके कि उसके बाद में फिर थर्ड ईयर, देन सेकेंड ईयर, देन फर्स्ट ईयर, वो फेज वाइज में ओपन करेंगे। तो अभी अब नेक्स्ट जो भी गाइडलाइन आती है कि अब किस ईयर के लिए हॉस्टल ओपन हो रहा है, उसके हिसाब से हॉस्टल ओपन होगा। क्योंकि अभी तो जिन बच्चों का पिछले साल एडमिशन हुआ था उनको ही हॉस्टल अलॉट नहीं हुआ है। हाँ, उन्हें ही अलॉट नहीं हुआ। वही कह रहा था कि वो बच्चे सेकेंड ईयर में आ गए हैं, उनका थर्ड सेमेस्टर लगभग खत्म होने आ गया। हाँ। और वो ना तो वो ज्यादा कॉलेज आए, ना उनका हॉस्टल अलॉट हुआ। तो तुम्हारी सीनियर बैचेस ने तो बहुत ज्यादा सफर किया है। मतलब उनकी स्टडीज तो वाकई में माने ना माने कॉम्प्रोमाइज वे में रही है। आप उसको 100% एफिशिएंट नहीं मान सकते। तो समस्याएं तो आई हैं। वो उम्मीद करें अपन की अब ये वैक्सीनेशन और ये सब स्पीड अप और हो जाए, गवर्नमेंट की जो कोशिश है, और ऑफलाइन जल्दी खुले। मेरे ख्याल से तुम भी यही सब चाहते हो। बस आप वैक्सीनेशन करवा लीजिए, आपकी जो क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, जो 18 ईयर्स से कंप्लीट कर चुके हैं, है ना, जो 18 ईयर्स के, उनको तो कंपलसरी करवा लीजिए। और जो इसके बिलो हैं, यदि कोई स्टूडेंट है कि जिसके कुछ डेज बचे हैं या मंथ बचे हैं कंप्लीशन के लिए, तो वो तब तक वेट कर ले। और अदरवाइज गवर्नमेंट जो है 12 ईयर्स से लेकर 18 ईयर्स के लिए आई थिंक गवर्नमेंट ने भी तैयारी तो कर चुके हैं कि उनको भी वैक्सीनेट किया जाए।
तो इन द मीन टाइम जब तक आप 18 को नहीं होते हैं तब तक यदि वो आ जाता है तो उसमें वैक्सीनेशन जरूर करवा लीजिए, और घर वाले जितने भी हैं उन सबको जो है वैक्सीनेशन जरूरी हो, क्योंकि हम वायरस को जो है वो एलिमिनेट तो नहीं कर सकते, बट हम ये प्रिकॉशन ले सकते हैं कि हम उससे बचे रहें। हम उस जो उसका लेवल है ना, जो उसका लेवल है उस लेवल को कम कर सके। वैक्सीनेशन का पर्पस है कि जो उस वायरस के कारण जो नुकसान होता है उस नुकसान में कमी की जा सके, क्योंकि उसको कंप्लीटली एलिमिनेट अभी नहीं कर सकते। तो उसको नुकसान को कम करने के लिए कंडीशन है कि हमें जो प्रोटोकॉल्स हैं वो प्रोटोकॉल्स हमें फॉलो करें। वैक्सीनेशन लें, मास्क रेगुलरली पहने, अपने जो हाथ जो है वो सैनिटाइज करें, और भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाएं, उसे थोड़ा सा अवॉइड करें। ठीक है, ये हमें प्रिकॉशंस लेकर ही चलना है जब तक कि कोविड-19 पूरा एलिमिनेट नहीं हो जाता, क्योंकि ये इतनी जल्दी एलिमिनेशन नहीं होगा। इसके लिए हमें प्रिकॉशंस लेकर ही वर्क करना पड़ेगा, और इसी के साथ हमें जो है वो सर्वाइव करना पड़ेगा अभी टाइम बिंग के लिए, क्योंकि अभी नहीं मालूम कंप्लीटली क्या है। ठीक है, तो आप वैक्सीनेशन जरूर करवा लीजिए, और वैक्सीनेशन कराने के बाद में इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट को भी जरूर दें, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का ऑर्डर हमारे पास भी होते हैं कि हमें आपके इंस्टीट्यूट में कितने वैक्सीनेशन हो चुका है, स्टूडेंट्स का कितना है, फैकल्टी का कितना है, स्टाफ का कितना है, वो हमें इंफॉर्मेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम सेंड करनी होती है। ठीक है, ठीक है सर, मेरे ख्याल से जनरल इंट्रोडक्शन अच्छा हो गया। बिल्कुल। मीटिंग बंद कर सकते हैं, या बच्चे कोई क्वेरी हो क्या? लास्ट क्वेरी, बातें तो बहुत सारी हैं कहने के लिए, कोई क्वेरी है किसी के पास? सर जोसा से जो सीट्स वेकेट होंगी उनका अलॉट, मतलब उनके बाद जो काउंसलिंग होगी वो कैसे होगी सर? हाँ, ये इसके लिए बताता हूँ बेटा। कल एक प्रोग्राम में मैं था, वहाँ GSITS के डायरेक्टर राकेश सक्सेना सर भी थे, बहुत सालों से मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ। अपने डायरेक्टर संजीव टोकेकर सर भी थे, तो वो यही बात हो रही थी, अभी देखो सीट्स वेकेंट तो हो रही है, जोसा से जो बच्चे अलॉट हो रहे हैं वो यहाँ एडमिशन कैंसिल हो रहे हैं, इक्का दुक्का कैंसिलेशन रोज हो रहे हैं। तो राकेश सक्सेना सर का कल ये कहना था, राकेश सक्सेना सर GSITS के डायरेक्टर हैं, कल 1-to-1 में उनके साथ था, तो उनका भी ये कहना था कि देखो जो डिसीजन लेगा वो DTE लेगा, है ना, डायरेक्टर टेक्निकल एजुकेशन, पर उनका भी ये कहना था कि हो सकता है एक बार इंटरनल स्लाइडिंग और हो सकता है, मेरी बात को पकड़ मत लेना, ये अंदाजा कह रहा हूँ, है ना, मैं अथॉरिटी नहीं हूँ। कल GSITS का डायरेक्टर भी, GSITS का डायरेक्टर इज अ बिग पर्सन, है ना, जैसे अपने डायरेक्टर संजीव टोकेकर सर भी थे वहां पर, तो हो सकता है पहले एक बार इंटरनल स्लाइडिंग हो, अगर ऐसा हुआ तो बहुतों की ब्रांचेस बदलेगी फिर। ठीक, एंड नंबर 2, उसके बाद फिर जितनी सीट वैकेंट रहेगी, जोसा का लास्ट राउंड शायद 20 नवंबर को है। यस सर, 20 नवंबर के आसपास है, और अपनी गवर्नमेंट ने 30 नवंबर तक कहा है CLC कराने को, तो 30 नवंबर के पहले अपने यहाँ CLC होगी। अब वो इंटरनल स्लाइडिंग होगी कि नहीं होगी, वो कल राकेश सक्सेना सर भी उस पर कमेंट करने की स्थिति में नहीं थे। मैं तो सुन रहा था उनकी बातें कि भाई कुछ बड़ी बात, बड़े लोग हैं, अपने को काम की बात ही बताएंगे। तो कुछ सीट्स तो वैकेंट हो रही हैं, GSITS में भी हो रही हैं, अपने यहाँ भी हो रही हैं। अब इंटरनल स्लाइडिंग होगी नहीं होगी, DTE की वेबसाइट देखो, और उसके बाद बिल्कुल नवंबर के लास्ट वीक में CLC राउंड होगा। अगर इंटरनल स्लाइडिंग हुई तो बच्चों की ब्रांच चेंज होगी, इसीलिए अभी हम भी रुके हुए हैं, हमने रोल नंबर इशू करने में जल्दबाजी नहीं करी, क्योंकि अभी कैंसिलेशंस हो ही रहे हैं, इक्का दुक्का आज भी हो सकता है कुछ कैंसिलेशंस हुए हों। ठीक, और कोई क्वेरी? थैंक यू सर। सर एकेडमिक कैलेंडर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? क्या नहीं, चीज? कैलेंडर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। हाँ सर गूगल फॉर्म में फिल की गई चीजों का करेक्शन कैसे कर सकते हैं? गूगल फॉर्म में एक बार सबमिट करने के बाद करेक्शन अलाउड नहीं है। अच्छा, ओके, थैंक यू। कोई बेसिक सर अभी ध्यान से भरो भाई, ध्यान से भरो। अनन्या प्रताप, यस सर। हाँ, यदि कोई बेसिक इंफॉर्मेशन में एरर है हाँ, तो करेक्ट करवाना है तो आप मुझे भेज सकते हो। अच्छा ठीक है, आई विल डू दैट करेक्शन। ओके सर। पर आगे से बेटा ये ध्यान रखना, ऑनलाइन मोड के देखो फायदे नुकसान सब हैं, कि कोई इंफॉर्मेशन उसको बिल्कुल डबल चेक करके भरो। जैसे स्कूल में बोर्ड एग्जाम में फॉर्म भरते थे वो CBSE का, तो वो पेरेंट्स को बुलाते थे ना साइन करने के लिए कि माता का नाम, पिताजी का नाम, स्पेलिंग मिस्टेक चेक कर लो, 12वीं की मार्कशीट इंपॉर्टेंट होती है। तो मतलब उसको कैजुअल अप्रोच से मत भरो, उसको बाकायदा तसल्ली करके भरो।
सेकंड चांस नहीं लेना है ना? एक प्रोफेशनल अप्रोच, एक सिंसियरिटी की जरूरत है। ठीक है, चलिए मीटिंग क्लोज करते हैं। कर्मा सर थैंक यू, है ना? सभी बच्चों Thank you, sir. Thank you. थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you. चलिए, थैंक यू सर। थैंक यू सर। गुड इवनिंग। आप लोग बाय सर। हो सकते हैं। सर ठीक थैंक है, यू सर, गुड डे। हैव अ नाइस मीटिंग सर। मैकेनिकल वाले ज्वाइन करेंगे हम क्लास में, है ना? एनी और किसी का क्वेश्चन रह गया हो तो पूछ लो, अदरवाइज वी कैन। सर सर अभी गूगल फॉर्म में हॉस्टल अकोमोडेशन में यस या नो भरने से बाद में हॉस्टल लेने में दिक्कत तो नहीं आएगी? नहीं, दैट इज प्रेफरेंस है। हम जानना चाह रहे हैं कि कितने स्टूडेंट जो है जिनको रिक्वायरमेंट है रिक्वायरमेंट है। ठीक है सर, थैंक यू सर। और सर मेस का क्या होगा? क्या चीज? मेस हॉस्टल के साथ ही अटैच्ड है या फिर अलग है? नहीं, मेस आपका जब हॉस्टल आप ज्वाइन करेंगे तो उसके साथ में मेस का अरेंजमेंट जो है वो स्टूडेंट में से तो वो रहेगी, मतलब उसकी फीस अलग रहेगी। और सर ऑफलाइन क्लास कब से स्टार्ट होगी सर? बट अभी अपने पूरे डिस्कशन में अपन ने बात की ना कि आप हम मतलब वी आर डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट गाइडलाइंस। सर जो नोट वो ड्रॉ स्केच बुक बनानी है हाँ। वो A3 साइज की बनानी है कि A4 साइज की? बेटा बड़ी स्केच बुक लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बड़ा साइज, उसमें हम बड़ी ड्राइंग बना सकते हैं। सर मतलब A3 साइज की स्केच बुक इशू कर सकते हैं ना? हाँ, A3 साइज का यूज कर सकते हैं। ओके सर। ठीक है, डिस्कनेक्ट करें। जो नोटबुक यहाँ बनाएंगे वो सर